तो देखिए इंग्लिश पढ़ने से पहले कुछ शुरुआत करते हैं किसकी, इंग्लिश पढ़नी कैसे है। तो देखिए एक कहावत होती है इंग्लिश में, आपने सुना होगा शायद उसे कई बार। अब वो कहावत क्या, देखिए जरा, क्या लिखा है देखिए, वेल बिगन इज हाफ डन का मतलब क्या हुआ। हाँ, वेल बिगन इज हाफ डन का मतलब क्या हुआ, यदि किसी कार्य की शुरुआत अच्छे से हो जाती है इसका मतलब क्या हुआ, आधा काम तो हो गया। और आधा काम करने में क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और एफर्ट्स किसके, अकेले आपके नहीं, एफर्ट्स मेरे और अपन दोनों के एफर्ट्स क्या करेंगे, मिलकर। तो कैसे एफर्ट्स होंगे अपने, कलेक्टिव एफर्ट्स का मीनिंग क्या हुआ, सामूहिक प्रयास होंगे आपके। ठीक बात है, तो सफलता बहुत नज़दीक आ जाएगी। और शुरुआत ही अच्छी नहीं है तो फिर काम आपका ठीक से नहीं हो सकता। अब मान लो इसमें ये बोला जाए आपसे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो वैसे ही पूछा जाए कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, तो अच्छा वेल बिगन, अच्छा क्या कोई पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, एनिमल है, क्या है ये। अभी न तो ये पर्सन है, नहीं है प्लेस है, नहीं है थिंग, नहीं है क्या है, एनिमल है, फिर है क्या। और जानते सब्जेक्ट बनता कौन है, नाउन या फिर प्रोनाउन। तो ऐसा कैसा नाउन है ये भाई, पर्सन नहीं है, प्लेस नहीं है, थिंग नहीं है, क्या है फिर ये, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या भाव है इसके अंदर वेल बिगन में, ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बिगिन, बिगन और क्या होता है, बिगन थर्ड फॉर्म है इसकी। कैसे हो गया ये, मतलब ये सब्जेक्ट आपका बनता है, नाउन है, प्रोनाउन बनता है, ठीक बात है, ये तो डिसाइडेड है, फैक्ट है, ठीक बात है। और प्रोनाउन तो ये हो नहीं सकता, तो ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट किसका है, अच्छा सब्जेक्ट होता किसका है, कौन से वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का। अच्छा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का होता है, हेल्पिंग वर्ब से तो डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट नहीं। अच्छा सब्जेक्ट होता है आपका फाइनाइट वर्ब का। अब ये नया कॉन्सेप्ट आपके लिए। तो देखिए दो तरह के वर्ब होती है, कौन सी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट लेते हैं नहीं, ऐसी क्रिया जिसका अपना क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है आपका, फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, जिसका अपना सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। फाइनाइट का संबंध किससे होता है, सिर्फ सब्जेक्ट से होता है। तो वर्ब कौन सी आपकी इसमें, फाइनाइट इज है। जानते क्यों, क्योंकि इससे आपका टेंस पता चलता है। और टेंस कौन सा है इसका, अरे प्रेजेंट है बाबा, किधर कंटिन्यूस है। अब देखो बस यहीं से झमेला हमारा सिस्टम शुरू हो गया। अच्छा क्या इस कंटिन्यूस बताता है, तो नहीं बताता, बस यहीं से अपना गड़बड़ हुआ सारा का सारा मामला, इंग्लिश का लोचा हुआ ना, यहीं से हो गया। अच्छा जब भी कभी आपको दिखता है ना इज आर एम दिखता, तो आपके अंदर एक उम्र घुमड़ के कुछ आ जाता है, क्या कहते हैं कंटिन्यूस। अरे बाबा ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस बनने के लिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना जरूरी है। इस क्या बता रहा है, सिर्फ प्रेजेंट बता रहा है, बस नथिंग मोर देन दिस, इससे आगे कुछ नहीं है। तो इसमें कंटिन्यूटी तो है ही नहीं, पैसिव फॉर्म भी हो सकती है। हाँ क्यों नहीं हो सकती है, हो सकती है ना, क्या दिक्कत है। तो अभी क्या लिखा है, तो वेल बिगन इज हाफ डन का मतलब क्या हुआ, आधा काम कर लिया अच्छे से, इसका मतलब आधा काम तो हो गया ना। आधे काम में क्या करेंगे, एफर्ट्स करेंगे। तो फिलहाल तो इसका मतलब है कि काम की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और अच्छी है तो फिर आपका काम ठीक से होने लग जाएगा। अच्छा अगला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, देखिए जो आप पे लागू होता है, क्या लिखा देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, क्या होता है देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, समय का चोर होता है कौन, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या हुआ। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपका समय की चोरी होती है। और आपका समय चोरी हो गया तो बचा क्या, अरे कुछ भी नहीं। एक बनता है समीकरण, इक्वेशन, लाइफ माइनस टाइम इज इक्वल टू सिफर, मतलब शून्य। इसका मतलब समय की अहमियत समझना क्या हुआ, बहुत जरूरी होगा आपके लिए, ठीक बात है। उसको मैनेज करना पड़ेगा प्रॉपरली। अच्छा कभी आपने ध्यान दिया, प्राइवेट कंसर्न में जॉब करने वाले लोग बाग जब ट्रेनिंग लेते हैं तो वह क्या सिखाते, सबसे पहले डिसिप्लिन। वहाँ सबसे पहले डिसिप्लिन कौन सा, फिजिकल नहीं, टाइम का डिसिप्लिन, हाउ टू मैनेज टाइम। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला बच्चा टाइम को कभी मैनेज करता ही नहीं है।
सुबह पढ़ लिया, शाम को पढ़ लिया, लेट के पढ़ लिया, खड़े पढ़ लिया, टेढ़ी कमर पढ़ के पढ़ लिया, बस पढ़ना है उसे। टाइम मैनेजमेंट कभी करता ही नहीं है। और कभी कभी तो इतना टाइम निकल जाता है कि ओवर एज की वर्ज पे आ जाता है वो, तब उसको लगता है कि टाइम का कितना इंपॉर्टेंस है। तो ओवर एज होने का इंतजार मत करिए, उसके केवल टाइम को मैनेज करना सीख लीजिए, तो सारा काम ठीक से हो जाएगा ना। तो वेल बिगन इज हाफ डन। फिर क्या लिखा है, प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। और आरएस का एग्जाम हुआ था एक बार, उसमें ये आया था क्या करने के लिए, पैराग्राफ लिखने के लिए आया था। कहते 100 शब्दों में कुछ लिखी इस पे। अब पता है तब तो लिखने में आ जाएगा, नहीं पता है तो फिर 100 शब्द कैसे बनेंगे भाई साहब। फिर ऐसा करना पड़ेगा, इसको 20-25 बार लिखना पड़ेगा इसी वाक्य को। ऐसे करके क्या हो जाएंगे, अरे 100 वर्ड्स हो जाएंगे ना भाई। कहता है ओके डन, जो कहा था मैंने कर लिया, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। है भाई, मार्किंग तो नहीं होगी, कुछ नहीं होगा उसमें, गुस्से से पेज और फाड़ेगा टीचर। मार्किंग कैसे हो सकती है, जो कहा गया वो नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, गलत हो गया ना सारा का सारा। तो इसका मतलब होता है काम को टालने की प्रवृत्ति, जिसको बोलते हैं टालम टोल। तो बताओ टालम टोल करने से क्या होता है, अरे समय की चोरी होती है कि नहीं भाई। अभी करना है, कहते हैं देख लेंगे यार, थोड़ी देर बात करते हैं, बात के बाद फिर बात के बाद फिर बाद ही बात आते रहते हैं और आपका काम होता ही नहीं है। इसका मतलब काम को टालने की प्रवृत्ति आपको छोड़नी पड़ेगी यदि ग्रेड सेकंड में सेलेक्ट होना है। तो ग्रेड सेकंड की सेकंड ग्रेड, ग्रेड सेकंड के ग्रेड क्या क्या बोलेंगे आप इसको, अच्छा ये वस्तु सेकंड ग्रेड की, इसका मतलब क्या हुआ, द्वितीय दर्जे की, दोयम दर्जे की। तो सेकंड ग्रेड का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ग्रेड की वस्तु नहीं, कैसी है, और सेकंड ग्रेड का मतलब क्या हुआ, दोयम दर्जा जिसको बोलते हैं ना आप। एक तो अच्छा और उसे निचला क्या हो गया। तो बोलना क्या चाहिए मायने में, सही मायने में क्या बोलना चाहिए आपको, ग्रेड सेकंड बोलना चाहिए। लेकिन बोलते क्या है, इसका हमने अपना ही पतन कर दिया पहले ही। तो क्या होता है ये ग्रेड सेकंड, लेकिन सब लिखते हैं सेकंड ग्रेड सेकंड ग्रेड। अब लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, बाकी ठीक तो ये सर विज्ञप्ति के सिलेबस में सेकंड। अरे तो ये वहाँ पे पढ़े लिखे मेरे जैसे है ना सारे, ये विज्ञप्ति निकालने वाले रोटा सर जी तो हैं फिर क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है कुछ ना कुछ चलता रहता है हिसाब किताब, ठीक है। अच्छा आपने भी लिखा है इसके अंदर, लिखा है ना, सही है। हमारा बेसिक एजुकेशन इतना गड़बड़ है कि कुछ सिखाया नहीं हमको, ये तो गलत है, ये तो रोमन है। और रोमन में ST ND RD और TH नहीं लगता है, लेकिन हम तो लगाते हैं, मस्त मजा आता है TH लगाने में, ND लगाने में खूब मजा आता है, कहता वाह क्या मस्त लग रहा है। यदि लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे कैसे लिखना होगा आपको, इसे कहता है मुझे इसके बगैर पार पड़ेगा नहीं, मुझे लिखना ही पड़ेगा। देखो उसके बगैर मेरे को चैन नहीं पड़ता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इसे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो जो लगता है ना ND RD TH, वो किस में लगते हैं, 1 2 3 4 5 में लगता है, न कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। लेकिन हम तो किस में लगाते हैं, इसी में। और फिर भी इसको लगा तो फिर कैसे बोलना पड़ेगा, सेकंड ऐसे बोलना पड़ेगा इसको। पहले ND पहले से है और फिर क्या कर दिया आपने, एक ND और जोड़ दिया, क्या होगा ये सेकंड एंड हो गया, ये जो पढ़ना ही मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। खैर ये तो वैसे ही। अच्छा एक बात होती है, कल कभी नहीं आता, यदि ये बात आप समझ लेते तो कल पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग काम भी किस पे डालते हैं, अरे हमेशा कल पे डालते हैं भाई साहब। तो क्या हुआ देखिए, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी आता ही नहीं है। और नहीं आने के बावजूद भी हम लोग इस पर क्या करते हैं, अरे भरोसा करते हैं कि नहीं भाई। हम कैसे हिसाब किताब रखते हैं बताओ। इसका नाम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पान बेचने वाला था ना बनवाड़ी, वहाँ भी कभी भी लिखा होता है, एक तख्ती लगी होती है, वहाँ पे लिखा होता है क्या, आज नकद कल उधार, ठीक है। और फिर भी आप पढ़ने के बाद भी उधार मांगते हैं आप उससे, और वो आपकी इंसल्ट कर देते हैं कि भाई साहब कैसे पढ़े लिखे हो आप। तो कल पर भरोसा करना ही नहीं। और फिर भी भरोसा करेगा तो भाई साहब एक बात बन जाती है, क्या, क्या हो गया, इफ टुमारो कम्स का मतलब क्या हुआ, यदि कल आ जाए तो क्या करोगे। ये तो पक्का पता कल आएगा नहीं, और आ जाएगा तो क्या कर लोगे। तो कल आ जाएगा तो मैं सारी दुनिया बदल दूंगा, ये कौन बोलते हैं पता है, गपोड़ी व्यक्ति।
क्योंकि कल कभी आना नहीं है और उसे कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है, तो कल कभी आएगा ही नहीं। ठीक बात है। अच्छा, काम की शुरुआत कौन करेगा, आप करेंगे, पड़ोसी करेगा, आपका करना पड़ेगा ना। इसके लिए भी कहावत बनी हुई है जिस पे आपको फोकस करना है। क्या लिखा देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम का मतलब क्या हुआ, चैरिटी की शुरुआत होती कहाँ से, घर से। चैरिटी का मतलब क्या होता है, अरे दान पुण्य होता है। अरे भाई, परोपकार मौखिक नहीं, कुछ देने के बाद होती चैरिटी। अरे होता है कि चैरिटी में कुछ देना पड़ता है भाई। तो क्या बोलते हैं इसे, दान पुण्य की शुरुआत कहाँ से होती है, अपने घर से। अपने घर से मतलब क्या हुआ, हर काम की शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, और किसी के भरोसे दिया बैठे हो तो आपका काम कभी शुरू होगा ही नहीं। तो एक तो शुरुआत खुद को करनी है, कल पर भरोसा नहीं करना है, करोगे तो फिर लुट जाओगे भाई सब इस तरह से। ठीक बात है। और काम टालने की प्रवृत्ति आपको छोड़नी पड़ेगी, और छोड़ दिया तो आपकी शुरुआत भी ठीक से हो जाएगी। अच्छा, एक स्पेलिंग लिखी मैंने टुमारो की, स्पेलिंग सही है क्या, मुझे कुछ डाउट लग रहा है टुमारो की स्पेलिंग को लेकर। यदि आपके जहन में कोई हो तो मुझे बता दीजिए स्पेलिंग कौन सी होती है इसकी, क्योंकि मैं खूब गलतियां करूंगा बोर्ड पे, आप उसको सुधारते रहेंगे क्योंकि एग्जाम आपने देना है। सही है सर। हाँ भाई, डाउट है बोलो, अंदर से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्पेलिंग, हाँ देखिए डबल एम, हाँ हाँ भाई सही है। अच्छा स्पेलिंग लिख लेता हूँ, उसके बाद आप डिसाइड करना कौन सी सही है। अब इन दोनों में आप देख लीजिए कौन सी सही है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कब होती है बता, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। अब लुट गए, अब बताओ दोनों में सही कौन सी है, देख लो। ये वाली सही है ना। अच्छा, आपको कैसे पता है कि डबल एम आता है इसमें, कंफ्यूजन होगा सर। हाँ ये कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन इतने खतरनाक होते हैं कि नासुर बन जाते हैं समय के साथ साथ, और वो ले डूबते हैं कई बार। तो ये स्पेलिंग होती नहीं है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो लिखते नहीं है ना, उनसे क्या होती है, गलतियाँ होती है। वर्तनी की अशुद्धि होने से होती है जो लिखते नहीं है। बैठे बैठे क्या करते हैं, मौखिक रूप से याद करते हैं आंख बंद करके। एग्जाम में क्या हुआ, नहीं लिखा है तो कभी परमानेंट याद नहीं हो सकता। तो सारी बातें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए वर्ड बना कहाँ से आपका, प्रोक्रास्टिनेशन। तो ये बना है प्रोक्रास्टिनेट का मीनिंग क्या हुआ, काम को आगे की तारीख में टालना, मतलब डिले करना होगा इसका मतलब। तो काम को डिले कभी करना ही नहीं, और एक बार डिले हो गया ना तो वो काम आपका सही समय पर होता ही नहीं है। इसका मैं आपको सटीक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मोटर बाइक चलाते हैं आप, आपकी गाड़ी रिजर्व में आ गई और आपने पेट्रोल नहीं डलाया उसमें, ठीक है, तो डलवा दूंगा थोड़ी देर बाद, यार क्या फर्क पड़ता है। और भाई साहब जानते क्या होगा, उस मोटरसाइकिल को आपको पैदल चलाना ही पड़ेगा। ये बहुत कड़वा सच है। यदि काम को आपने टाल दिया तो वो काम आपका सही समय पर होगा ही नहीं। नहीं का मतलब नहीं, उसे आपको झेलना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए काम को टालने की प्रवृत्ति छोड़ दो। तो ये सारी बातें आपको थोड़ी थोड़ी क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। कॉपी आउट करें इसे, फिर आगे बढ़ाते हैं बात को। सिलेबस तो आपको पता है मेरे ख्याल से, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 3 भाग में डिवाइड आपका कर रखा है। 180 का है, उसके बाद 80 का, और कितना है आपका 40 का। और 180 का यदि आपका क्लियर हो गया ना तो आगे वाला पार्ट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लग जाएगा। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, ग्रामर की समस्या सबसे बड़ी। इस पर कभी फोकस करते ही नहीं है, और कॉन्सेप्ट के साथ इसे पढ़ाया जाता नहीं, रट बात है, और रटने वाला सिस्टम सेट किसी भी सूरत में नहीं होगा। ठीक बात है। तो बात करते हैं देखिए इंग्लिश, और इंग्लिश है क्या पता है ना भाई। तो कुछ बातें मैंने पहले की थी। देखिए इंग्लिश क्या है, देखिए लैंग्वेज है। ठीक बात है। और एक वर्ड में लिख रहा हूँ यहाँ पे आगे, देखिए लिखा था पहले भी। तो देखिए इंग्लिश का आपका लैंग्वेज है, और एक वर्ड क्या लिखा है देखिए, डायलेक्ट। अब देखिए लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, अरे भाषा होता है भाई, घबराने की कहाँ जरूरत है। और डायलेक्ट का मतलब क्या होता है, अरे बोली होती है भाई। और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन भाषा एंड बोली, कुछ तो फर्क होगा कि नहीं भाई। ये क्या है भाषा, और ये क्या होगी आपकी बोली। बता सकते दोनों में क्या अंतर है, अंतर तो होगा, क्या है सर ये बोली तो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। अच्छा, क्षेत्र विशेष से आपका क्या मतलब, कोई आप नक्शा बना के बताएंगे। नहीं सर, छोटे क्षेत्र में अच्छा छोटे, हिसाब से भी सर देख सकते हैं। अच्छा नक्शे के हिसाब से। अच्छा केरला में क्या है, छोटा क्षेत्र है बिल्कुल, चिन्ना से मेरे ख्याल से। राजस्थान देखते सर तो एक साइड आड़ोती है, आड़ोती और दूसरी बोली है।
तो राजस्थान से बहुत बड़ा है ना फिर। क्या इस तरह से समझाएंगे आप? चलो ये तो आपका इंटरव्यू वाला एग्जाम नहीं है डायरेक्ट भर्ती आपकी बिना इंटरव्यू के, मान इंटरव्यू आ गया तो फिर तो उलझ जाएगा आपको वहाँ पे वो। और उलझ जाएंगे कहाँ पे? जिस प्रश्नों के सही जवाब दिन वहाँ से आपको उलझ जाएगा वो। गलत प्रश्नों के जवाब नहीं पूछेगा आपको इंटरव्यू में, कहाँ से पूछेगा वो? जिसका आंसर आपने सही दिया है। कभी इंटरव्यू को देखा आपने कैसे लिया जाता है? वो चीज़ें कभी नहीं पूछे जो आपने गलतियां करी हैं, वो पूछेंगे जो आपने सही किया हुआ है। और वहाँ पे आप क्या करेंगे? उलझ जाएंगे अच्छी तरह से, और फिर क्या करेंगे? आप कंफ्यूज करके कहते यू कैन गो। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बोली का इस्तेमाल करते हैं, दोनों का इस्तेमाल करते हैं? दोनों का अरे हम तो दोनों का करते हैं क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, हम क्या है? इंसान है। अच्छा, जानवर क्या इस्तेमाल करते हैं? भाषा का या बोली का? भाषा या बोली? अरे बोली का इस्तेमाल कर, दोनों कैसे करेंगे? अच्छा, गाय की कौन सी भाषा जो अपने बच्चों को बुलाती है वो? या है भाई? रमाती है ना, निरंबती तो क्या भाषा है? बोली उसकी वो? बोली। हाँ, वो भाषा नहीं हो सकती, क्या है? बोली है। इसका मतलब बोली को सिर्फ बोला जा सकता है और भाषा को बोला और लिखा दोनों किया जा सकता है। ठीक बात है। तो भाषा के दो रूप कौन कौन से? लिखा जाने वाला और बोला जाने वाला। और बोली का सिर्फ एक रूप होता है, कौन सा वाला? स्पोकन, सिर्फ बोला जा सकता है। और बोली की अपनी लिपि नहीं होती और भाषा की अपनी क्या होती है? अरे लिपि होती है भाई। ठीक बात है। तो भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? एक कौन सा होता है देखिए, रिटन, और दूसरा क्या होता है? स्पोकन। ये वर्ब की फॉर्म है आपकी, थर्ड फॉर्म। तो रिटन का मीनिंग क्या होगा? जिसे लिखा जा सकता है वो क्या होगा? रिटन, और जिसे बोला जा सकता है क्या होगा आपका? स्पोकन। ठीक है। और बोली के रूप कितने होते हैं भाई? अरे बाबा एक ही होता है, क्या होता है? स्पोकन। ठीक बात है। अब मान लो किसी बोली को बोलना सीखना है या किसी भाषा को बोलना सीखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? कहीं कोचिंग में जाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा आपको बोलना सीखना है तो किसी बोली या भाषा को? फिर ये तो फैमिली से स्टार्ट होती है बोली वाला। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं मदर टंग। इसका शुरुआत घर से, माँ से होती है भाई साहब। इसका जैसा माहौल है वैसा आप बोलना सीख लेंगे। अच्छा, आपको अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं आया? सर माहौल ही नहीं था। क्योंकि आपके आसपास माहौल ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी अंग्रेजी सुनी नहीं है, और सुना नहीं है तो बोला इसका मतलब बाहर निकालने के लिए पहले अंदर जाना क्या है? जरूरी है। इसका मतलब अच्छा वक्ता बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा आपको? अच्छा सुनो। अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। इसका मतलब इफ यू वांट टू बी ए गुड स्पीकर इट मींस यू मस्ट बी ए गुड ऑडियंस। लिसनर। ऑडियंस अलग चीज है, लिसनर जो आप मर्जी से सुनते हैं। एक तो आवाज आती वैसी आपकी, कुत्ते के भौंकने की आवाज आती तो आप वापस भौंकते हैं क्या? नहीं ना, क्यों? वो तो आवाज तो तब भी गई आपके अंदर। इसका मतलब जो आप मर्जी से सुनते हैं वो क्या होता है? आपका लिसनिंग होती है। और अपने आप जो आवाज आती है वो क्या होती है? वो हेयर होती है। अच्छा, जो पंखा चल रहा है इसकी आवाज आ रही है तो आप क्या आवाज निकालेंगे इस पंखे की बाद में? नहीं ना। लेकिन जो मैं शब्द बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुन रहे हैं, ये शब्द आप घर जाके वापस क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, सर ने कैसे उस शब्द को बोला। इसका मतलब जो मर्जी से सुनता है वही बाहर निकलेगा। ठीक बात है। और अनजाने में जो आवाजें आ रही हैं उसका बोलने से कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात है। तो ये बोलना कैसे आएगा आपका? ये आएगा आपका माहौल से। और माहौल की इंग्लिश क्या होती है? एनवायरनमेंट नहीं, क्या होता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता है। आसपास का माहौल कैसा कहलाता है आपका? एटमॉस्फेयर कहलाता है। कैसा होता है? गर्म कि ठंडा? तो इसका गर्म ठंडे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ये किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक बात है। तो बोलना कैसे आएगा आपका? एटमॉस्फेयर से। अच्छा, कभी देखा होगा आपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ ढूंढाड़ी बोलते हैं, कुछ मेवाती बोलते हैं और कुछ गालियाँ बोलते हैं। कहाँ से सीखी उन्होंने? कॉलेज स्कूल जाके? अरे नहीं, जैसा माहौल था सुनते गए और अरे सीखते गए और अरे बोलते गए। ठीक बात है। इसलिए आपका एक सिस्टम बन के आता है, कौन सा वाला? क्या बन के आता है आपका? अभी छोटा सा प्रश्न है, एग्जाम आया था, कहता है भाषा सीखने की सही सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? अरे ये तो है, सुनेंगे फिर क्या करेंगे? बोलेंगे, उसके बाद अरे उसके बाद रीड कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? लिख देंगे। इसका मतलब ये दोनों आना कोई जरूरी नहीं है। दुनिया में जो आया है वो दो काम तो करेगा, सुनेगा और बोलेगा। इसका मतलब हमारे घर में ऐसे बहुत सारे लोग बाग होते हैं, आसपास बहुत सारे होते हैं, तो न तो लिख पाते हैं और नहीं रीड कर पाते हैं, सिर्फ सुनते हैं और
बोलते हैं। इसका मतलब जो दुनिया में आया है ना इंसान के रूप में, वो दो काम तो करेगा, कान का इस्तेमाल और टंग का इस्तेमाल। आंख का इस्तेमाल रीड करना कोई ज़रूरी नहीं है, और हाथ का इस्तेमाल करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो दो चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण होगी, कौन सी वाली? एल और एस। एल का मीनिंग क्या हुआ? लिसनिंग। एस का मीनिंग क्या हुआ? स्पीकिंग होगा आपका। ठीक बात, ये पूरा प्रोसेस है। तो शुरुआत कहाँ से होती है आपकी? लिसन से होता है, फिर क्या करते हैं आप? उसे बोलते हैं। तो जैसा माहौल है वैसा बोलना आपको आ जाएगा। तो जब स्पोकन इंग्लिश सीखने के बाद आते हैं ना, कई बार कहते हैं कोचिंग जाते हैं भाई, और वहाँ सीखने का शुरुआत होती है स्पोकन इंग्लिश की, और क्या बोलते हैं 90 घंटे में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखें, हैं मनोवैज्ञानिक विधि से। कौन सी विधि भाई साहब? वो 90 घंटे में हमारा विद्यार्थी कुछ ऐसे होते हैं जो 90 स्पेलिंग नहीं सिखा सकते, आप धारा पर अंग्रेजी कहाँ से आएगी भाई? तो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा माहौल देते हैं, एटमोसफियर देते हैं, कुछ वाक्य बोलते हैं, आपको बोलना सिखा देते हैं, और कहते हैं अंग्रेजी आ गई। तो हाँ हेलो के सेंटेंस बोलने का मतलब इंग्लिश नहीं है। अच्छा, जैसे अंग्रेजी कैसे हिंदी बोलते हैं, 10-20 वाक्य बोलते हैं, कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो, मस्त, ओके डन। ऐसी हमारी अंग्रेजी हो जाती है, कहते हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, है वेयर डू यू लिव, 10-20 वाक्य बोले और अंग्रेजी आ गई, ऐसा नहीं होता है। उसको प्रॉपर सुनेंगे तो, और सुना समझ में आना भी जरूरी है। यदि आपका दिमाग उसको सुलझा नहीं पा रहा है तो आप उसको बोल पाएंगे ही नहीं। अच्छा, कितना सुनते हैं अपन, अजब गजब सुनते कि नहीं, वो कब बाहर निकलता है? नहीं, जब तक दिमाग में नहीं सुलझेगा ना तब तक वो प्रॉपर रूप से बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब आउटपुट करने के लिए प्रॉपर क्या चाहिए आपको? इनपुट चाहिए। तो नो इनपुट इट मीन्स नो आउटपुट। लेकिन हम लोग बिना इनपुट के आउटपुट करना चाहते हैं। अच्छा, नॉर्मली बच्चे शिकायत करते हैं, कहते हैं सर वर्ड पावर बहुत ख़राब है हमारा, शब्द भंडार नहीं है, शब्द हमको याद नहीं है। अरे भाई, आपने कब प्रयास किया? मतलब बिना प्रयास किए क्या करते? शिकायत करता है। शिकायत करने का वजूद कब बनता है पता है? जब आप एफर्ट्स करते हैं। और बिना एफर्ट के शिकायत करेंगे तो आपका शिकायत करना क्या है? अरे बेकार है। एफर्ट्स करो, फिर नहीं होता है तो बात समझ में आती है। लेकिन बिना एफर्ट्स के आपने तो हथियार डाल दिए, कहते हैं हमारे से होता ही नहीं है। एफर्ट करके देखिए, हो जाएगा। अच्छा, अब लिखना सीखना है तो भाई ये तो माहौल से नहीं आएगा। जैसे हमारे ग्रैंड पा, उनको लिखना नहीं आता, उनको रीड करना नहीं आता, लेकिन उनको फटाफट कुछ ही बोलवा दो। ग्रैंड पा अंग्रेजी बोल देते, तमिल बोल लेते, मराठी बोल लेते, गुजराती बोल लेते, हिंदी बोल लेते, देसी ढूंढाड़ी बोल लेते। कहते बाबा ऐसे कैसे? तो कि बेटा जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ ना, सब सुना और सुन सुन के क्या कर लिया? सीख लिया। लेकिन रीड करने के लिए मत कहना। और लिख सकता नहीं मैं, लेकिन ये दो काम कर लूँगा मैं। कौन सा वाला? तो जैसा सुना वैसा बोलना, के कहाँ दिक्कत नहीं आपके पास। तो लिखना है तो भाई ये कभी माहौल से नहीं आ सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको फॉर्मल एजुकेशन, क्या करना पड़ेगा? औपचारिक शिक्षा लेनी पड़ेगी, है, जिसमें औपचारिक रूप से कुछ न कुछ सामान का इस्तेमाल होगा। भले वो दीवार का इस्तेमाल हो, वहाँ कोयले का इस्तेमाल हो, चाहे कलम का इस्तेमाल हो, चाहे पेंसिल का, कुछ न कुछ तो आपको वहाँ मटेरियल चाहिएगा ही चाहिएगा। क्या करने के लिए? लिखना सीखने के लिए। वहाँ क्या होगा देखिए, आपको फॉर्मल क्या करना पड़ेगा? आपको औपचारिक रूप से क्या लेनी पड़ेगी? आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी, तब लिखना आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। ठीक है। अच्छा, जब बच्चा छोटा होता तो अपने आप दीवार पे लिखना शुरू करता है कि नहीं? दीवार क्या बन गई उसकी? अरे श्यामपट बन गई ना भाई। यहाँ वो बन गई क्या जिस पे लिखा करते थे? स्लेट बन गई अपने आप में। इसका मतलब फॉर्मली उसने कुछ हाथ में लिया और उसको क्या किया? चलाया, तो लिखना आया, नहीं तो नहीं आ सकता। मौखिक रूप से कभी लिखना आ ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या आवश्यकता पड़ती है आपको पता है? फॉर्मल एजुकेशन के लिए तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है किसकी? स्क्रिप्ट की। क्या चाहिए आपको? और स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? तो इसके दो मतलब होते हैं। एक तो पर्दे पे आने वाली कथा होती है, तो मूवीज बनती हैं, उसकी कहानी होती है कि नहीं भाई? तो मूवीज की कहानी क्या कहलाती है आपकी? स्क्रिप्ट कहलाती है। इसको बोलते हैं हिंदी में पटकथा बोलते हैं। दूसरा मतलब क्या होता है इसका? लिपि। ठीक बात है। और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। और इंग्लिश की? हाँ, कोई तो है ना, कौन सी है भाई? तो इंग्लिश की लिपि है, रोमन स्क्रिप्ट है। तो इंग्लिश किस में लिखा जाता है? ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ग्रेड 2 के विद्यार्थी बनने जा रहे हैं भाई साहब, और टीचर बनेंगे जाके जाके। पता होना बनता है। बहुत कुछ नहीं पता है, कोई बात, सीख जाएंगे आप। तो कौन सी स्क्रिप्ट होती है? रोमन स्क्रिप्ट होती है, जिसको इंग्लिश में लिखा जाता है A to Z जो लिखते हैं, किस में लिखा जाता है? ये रोमन लिपि में लिखा जाता है, रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट में क्या होता है? क्या होता है? अरे बाबा, अल्फाबेट होता है। क्या होता है? अल्फाबेट का मतलब क्या होता है?
हाँ, इसका मीनिंग होता है वर्णमाला। क्या होता है? और वर्णमाला में क्या होते हैं? अक्षर। अरे लेटर्स होते हैं कि नहीं भाई? क्या होते हैं? लेटर्स कितने होते हैं? इंग्लिश की बात करें तो 26 और हिंदी की बात करें तो 52 होते हैं। कितने होते हैं कुल मिलाकर? हिंदी में कितने होते हैं? अरे 52 होते हैं, 52 होते हैं, इंग्लिश के जस्ट डबल। ठीक बात है। नन्हे मुन्ने छोटे मोटे मिला मिलकर कितने होते हैं? 52। और इंग्लिश में कितने होते हैं? 26। अब जरा ध्यान दीजिए, हिंदी में जो 52 है ना, 52 अक्षर, और 52 ही क्या होता है? आपके उच्चारण होते हैं। इसका मतलब जैसा लिखते हैं वैसा क्या होता है? उच्चारण होता है। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, दिखाई कुछ और देता है और उच्चारण कुछ और होता है। तो बताओ इंग्लिश में कितने उच्चारण होते हैं टोटल? हिंदी में तो कितने होते हैं आपके पास? 52। जितने अक्षर हैं उतने क्या होता है? आपके उच्चारण हो जाते हैं। इंग्लिश की बात करेंगे तो कितने होते हैं? अब है तो कितने अपने पास? 26, और उच्चारण कितने हैं? 44। अब इन 26 में से आपको 44 क्या निकालने हैं? साउंड्स निकालने हैं। ठीक बात है। उन 44 में कुछ साउंड्स कैसी हैं? वावल साउंड्स, और कुछ कैसी होगी? आपकी कॉन्सोनेंट साउंड्स होगी। अब ये 44 कौन सी होगी? अच्छा, हिंदी इंग्लिश में कितना अंतर हुआ जरा देखिए। नहीं, हिंदी इंग्लिश में अंतर कितना हुआ? 52 माइनस 44 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब 8 ऐसी साउंड्स हैं जो इंग्लिश में होती ही नहीं है, वोकल कॉर्ड में है ही नहीं, उनके कंठ में वो साउंड ही नहीं है, वो बोल ही नहीं पाते। उसे बोलते तो अजीब सी साउंड निकल के आती है उनसे। अच्छा, वो 8 साउंड कौन कौन सी हैं इसका भी जिक्र करेंगे। अच्छा, मोटी मोटी बात बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, कभी ख सुना आपने? ख इंग्लिश में कभी सुना आपने? हिंदी में तो ख होता है, खेमझन होता है, खुमार चढ़ जाता है हमें, कभी कभी कुमार आता है ना काम करने का। अच्छा, कभी सुना आपने इंग्लिश में ख कहीं आ रहा हो? उर्दू में आता है ख, खरोखे के साथ आता है कि नहीं भाई? हिंदी में होता है बट इंग्लिश में तो ख होता ही नहीं है। कभी आपने स्पेलिंग में लिखा हो, सुना हो? और फिर भी आप जब लिखते हैं ना खेमचंद, तो इंग्लिश का वर्ड नहीं, वो भाई साहब हमारा है। और वहां भी हमने क्या किया पता है? बारखड़ी बना दी किसकी? इंग्लिश की है। का की कू के कई, ख खा की खू खे खाई। अरे होता ही नहीं भाई साहब, न ख होता है, न खी होता है, न खे न खाई होता है, लेकिन बना दिया हमने बारखड़ी किसकी? इंग्लिश की। ठीक बात है। तो इंग्लिश हैज नो बारखड़ी, इनका अपना साउंड सिस्टम बना हुआ है। कितने होते हैं? 44। अच्छा, ख नहीं होता। कभी घ सुना आपने? घ से घड़ी, घ से घड़ा, घड़ से घंटी, कभी सुना तो होगा आपने। लिखूं? अभी आप ही बोलोगे इसको। नहीं, आप इसको क्या उच्चारित करते सही बताना। गोश्त बोलते हैं। अब घ बोलते हैं, घ बोलते हैं इसे? इसको तो घ बोलते हैं, और अंग्रेजी कहते हैं घ तो होता ही नहीं है। तो इसका उच्चारण घोस्ट होता है नहीं, इसका उच्चारण होता है गौस्ट। क्या होता है? इट्स ग। लेकिन बोलते क्या? तो हमारे तो जहाँ देखा ना GH, GH का मतलब क्या? ग से घ। तो भाई साहब ऐसा नहीं है। ठीक बात है। तो इसका उच्चारण कैसे बनेगा पता है? ये इसका उच्चारण ग से ही बनेगा आपका, ना कि घ से। होता ही नहीं, वो जो नहीं होता वो नहीं होता। अभी झंडे वाला झ होता है कि नहीं है? कभी सुना आपने? इसका 8 साउंड ऐसी होती है जो इंग्लिश में होती ही नहीं। फिर भी आप उसको बनाने की कोशिश करोगे तो क्या रहेगी फिर वो? अरे प्रॉब्लम रहेगी भाई जी। ठीक बात है, खैर कोई नहीं। अच्छा, लेटर्स कितने होते हैं भाई? 26 होते हैं। क्या होते हैं ये? A to Z। कभी कैसे लिखते हैं? कैपिटल में, कभी कैसे लिखते हैं? स्मॉल में। तो बताओ कैपिटल स्मॉल का साइज से मतलब है या क्या है? लिखने का साइज है या कोई स्टाइल है? ये लिखने का साइज नहीं है, ये लिखने का एक शैली है। लिखने का क्या है? एक स्टाइल है। ऐसा नहीं होता कि बड़े साइज का कैपिटल और छोटे साइज का स्मॉल, ऐसा नहीं होता है। अब तो कैपिटल कौन सा है? तो भाई साहब कैपिटल तो कैपिटल ही रहेगा। तो हम लोग क्या करें? साइज के हिसाब से कई बार बोलते हैं स्मॉल और कैपिटल ना, ये लिखने का क्या है? स्टाइल है। ठीक बात है। तो ये हमेशा कैपिटल ही रहेगा, और ये कैसा रहेगा? हमेशा स्मॉल, भले कितना बड़ा क्यों नहीं हो जाए, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। अच्छा, अब हुआ क्या देखिए, अब लेटर्स मिलकर क्या करेंगे? अरे कुछ तो करेंगे ना भाई, अब शब्द बनेगा आपका भाई। तो लेटर मिलकर क्या बनाते हैं? आपका शब्द बनाते हैं। तो शब्द की परिभाषा क्या बनेगी? अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज नॉन एज अ वर्ड। इसका मतलब अक्षरों का सार्थक समूह क्या होता है?
अरे शब्द होता है ना भाई, तो बताओ शब्द बनने के लिए कम से कम कितने लेटर की आवश्यकता पड़ेगी आपको? शब्द बनने के लिए कम से कम कितने लेटर की आवश्यकता पड़ेगी? एक से कम हो जाएगा दो। या कम से कम दो? जैसे अरे कैसे बोल दो कम से कम दो, बाकी तो कितने भी हो सकते हैं कि नहीं भाई। लेकिन दो शब्द ऐसे हैं इंग्लिश में जो सिंगल लेटर वर्ड है। एक तो कौन सा है, जिसको आप कभी ऐसे लिखते हैं कभी ऐसे लिखते हैं, क्या है? आई। और आई जब मैं के अर्थ में आता है तो इसे कभी भी स्मॉल में नहीं लिखा जाता, ये हमेशा कैसे लिखा जाता है? कैपिटल में, मैं के अर्थ में या मैंने के अर्थ में। ठीक बात है। और एक क्या होता है आपका, अभी लेटर नहीं है, इट्स एन आर्टिकल। और आर्टिकल बन के आता है ए, तब क्या होता है? ये पूरा का पूरा एक वर्ड होता है। इसका मतलब दो लेटर ऐसे हैं जो क्या बन जाते हैं? वर्ड बन जाते हैं। इनके अलावा कम से कम दो लेटर का होना क्या होगा आपका? जरूरी होता है। तो परिभाषा क्या बनी आपकी? अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स क्या कहलाता है आपका? वर्ड कहलाता है। ठीक बात है। तो क्या करेंगे फिर इसका? तो देखिए लेटर प्लस क्या होगा आपका? लेटर, क्या बनेगा ये बनेगा आपका वर्ड। क्या बनेगा? वर्ड नहीं, क्या बनेगा? वर्ड। क्या बनेगा? वर्ड। आर का उच्चारण करना बंद कर दो आज से ही। आर का उच्चारण र नहीं होता है। कब नहीं होता है? जस्ट फॉलो मी। आर के तुरंत बाद जब भी आता है ना कॉन्सोनेंट लेटर आता है कि नहीं, तो आर फॉलोड बाई अ कॉन्सोनेंट लेटर। डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो आर के तुरंत बाद जब भी आता है ना कॉन्सोनेंट, तो आर का उच्चारण र होता ही नहीं है, ये साइलेंट हो जाता है। हटा दो इसे। तो क्या बनेगा इसका उच्चारण? वर्ड। क्या बनेगा? इट्स वर्ड। और हम क्या बोलते हैं? वर्ड। र बोलते हैं, ध्यान जबान पे लाके बोलते हैं कि नहीं? नहीं बोलना इसे। तो दैट इज क्या बनेगा आपका? तो लेटर प्लस लेटर क्या बनेगा? अच्छा, एक तो आर का उच्चारण कब नहीं करना है? जब इसके बाद क्या होता है? कॉन्सोनेंट। और एक आर का उच्चारण कब नहीं करना है? जब ये किसी शब्द के अंत में आता है। फाइनल जब आता है आर तो क्या होता है? तो क्या बनेगा अब इसे? इट्स लेटर नहीं है, इट्स लेटो। क्या बनेगा ये? लेटो। और हम क्या बोलते हैं इसे? लेटर। र बोलेंगे तब मजा आएगा, हाँ ये है। तो कब उच्चारण नहीं करना है इसका? आर के बाद कॉन्सोनेंट आता है तो इसका उच्चारण नहीं करना है। ठीक है। आर कब आता है? फाइनल स्टेज में आता है तो नहीं करना है। और एक लास्ट में आता है आर ई। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी उच्चारण नहीं होगा। तो आर के एंड में आता है आर तो क्या होगा? साइलेंट। एंड में क्या आता है आपका? आर ई, साइलेंट। डबल आर आ रहा है तो साइलेंट। और आर के बाद क्या होता है? कॉन्सोनेंट, तब भी क्या रहेगा? ये साइलेंट ही रहेगा। ये भाई साहब अभी से ध्यान देना शुरू करेंगे ना, है भाई? अब लिखो ना ये दो शब्द। क्या है ये? क्या है? का। दिस इज नॉट कार। क्या है? इट्स का। ये हमारा कौन सा एक्सेंट है पता है? ब्रिटिश। हम लोग अमेरिकन फॉलो नहीं करते, कौन सा करते हैं? ब्रिटिश, जिसको बोलते हैं आरपी। आरपी का मतलब क्या होता है? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। वही। और आ चुका एग्जाम एक आरपी मीन्स रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग क्या हो? हमने कहीं से उच्चारण क्या किया है? हासिल किया। ये हमारा अपना नहीं है। तो जैसा वो करते हैं वैसा हम करेंगे। ठीक बात है। तो क्या होगा? दैट इज का। और ये क्या है? केयर। दिस इज नॉट केयर। क्या ये? के अ। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में डाल दो, बाकी इसका उच्चारण नहीं करना होता। ठीक बात है। जैसे कभी डिक्शनरी देखते तो वहां कई बार ब्रैकेट में आपको दिखा मिलता है क्या? इसका मतलब आपका इसे उच्चारण नहीं करना है। अभी ब्रैकेट में कई जगह होता है, तो अमेरिकन में होता है, ब्रिटिश में नहीं होता है। अच्छा, इसे कैसे लिखेंगे आप? क्या? दैट इज के। ये आपका डिप्थंग है, नाम तो सुना होगा ना भाई? कोई बात नहीं, सुना सुना लेंगे आगे। तो इसका उच्चारण क्या होगा? दैट इज का। इसका उच्चारण क्या होगा? के। गायब। गायब। और कब होगा देखिए?
क्या है ये? पहली बार स्पेलिंग देख रहे हैं मेरे ख्याल से आप, और हो सकता है पहली बार लिखेंगे अपने कर कमलों से आज ये ERR। ये तो आपने सुना हुआ है शब्द, कैसे बोलेंगे आप? एरर। हम क्या एरर कहते हैं, हाँ गलती है कि भाई, और जब से बोलते हैं एरर कहते हैं क्या बोल रहे हैं। तो जब जब हम सही बोलेंगे तब तब हमारी इंसल्ट होगी बाजार में है, इसलिए जो सही चीज़ है आपको बाजार में बोलने का नहीं। ये कहाँ तक सीमित है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा का पूरा फोकस करना पड़ेगा। इसलिए देखिए दो हिसाब बन रहा है, बाहर का अलग है और एग्जाम का अलग है। इसलिए हम लोग हमेशा किस में रहते हैं? उधेड़ बुन में रहते हैं, कला चूक रहते हैं। कैसे रहते हैं? कन्फ्यूज्ड कि बोलना क्या है। सही बोलता तो अगला हंसता है, और गलत बोलते हैं तो अगला तारीफ करता है। तो क्या बोलना आपको फिलहाल? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सही उच्चारण करना है, ठीक है। और जब एग्जाम पास हो जाएंगे, बन जाएंगे, उस दिन वही बोलेंगे जो हम बोलते आ रहे हैं, ठीक बात है। बाकी ऐसी की तैसी, ठीक बात है। अच्छा, क्या है इसका उच्चारण? अब बोल दिए कि R का उच्चारण तो करना है ना, स्पेलिंग के एंड में आता है, तो क्या बोलेगा? र तो होना ही नहीं भाई साहब। क्या इट्स सिंपली क्या है ये? बस, इसके आगे कुछ भी नहीं है। फिर सवाल पैदा होता है कि लिखा का है, कुछ बोलना नहीं है, तो हमें ये पंगा लेने की जरूरत नहीं। पंगा लिया तकलीफ हो जाएगी। तो जैसा वो कहते हैं ना वैसा करते जाओ। अच्छा मुझे बताओ, हिंदी में कभी उच्चारण सिखाएं अलग से? क्या कभी उसको अलग से लिखा क्या? नहीं। बट अंग्रेजी में उच्चारण को अलग से लिखा जाता है, स्पेलिंग अलग है और उच्चारण अलग है। ये क्या है? स्पेलिंग। और ये क्या है? उच्चारण को हमेशा किस में लिखा जाता है? स्लैंटिंग बार में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज नॉट स्पेलिंग। ये क्या है? साउंड है। और ये क्या है? स्पेलिंग है। अब ऐसा क्यों करना पड़ा? इसकी वजह ये हुई कि दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, इसलिए अलग से एक बनाना पड़ा। क्या? IPA नाम सुना है? इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। हाँ, इसका कुछ ना कुछ बनाना पड़ा मिल करके। भाई ऐसा करो कि कुछ ऐसा बना दो जिससे जो नॉन नेटिव हैं इंग्लिश के, मतलब जिनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है, वो उच्चारण कैसे करेंगे। तो अलग से एक सिस्टम बना के दिया। कौन सा वाला? IPA दिया आपको। और IPA से क्या होता है? सारा साउंड सिस्टम डेवलप करके आपको दे दिया। अब यदि आपको उच्चारण नहीं आ रहा था, आप उच्चारण देखेंगे डिक्शनरी में या फिर किसी कॉम्पिटेंट व्यक्ति से आप उसको सुनेंगे। आप अपनी मर्जी से उच्चारण नहीं कर सकते, और किया तो डेफिनेटली गलत है। अच्छा, अब यदि आपको ये पूछा कि इसका सिंबल क्या बनेगा उच्चारण का, तो हम तो इसे बोलेंगे सीधा इव, और है ही नहीं है तो इव। इट्स यू। य में बड़े यू की मात्रा भाई साहब। क्या है ये? अच्छा, ये का सिंबल क्या होता है? जी। अरे यह है, ये दिखता कैसा है? ये जे के जैसा। और देना क्या है इसमें आपको? बड़े यू की मात्रा। दैट इज क्या होगा? इट्स यू। अब बताओ इस ई का क्या लेन देन है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी किसकी? IPA की जरूरत पड़ी आपको। ठीक बात है, कोई नहीं। तो लास्ट का R, लास्ट का RE, लास्ट का R, और बीच में कहीं भी आता है क्या? R के बाद क्या आता है आपका? कॉन्सोनेंट। तो इनका साउंड सिस्टम में कोई रोल ही नहीं है। क्या बन जाता है? ये साइलेंट लेटर बन जाएगा जो प्रोनाउंसिएशन में नहीं आएगा। ठीक है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है आपके लिए। ठीक है। अच्छा, क्या लिखा है? तो लेटर प्लस क्या होगा आपका? लेटर क्या बनाइए? वर्ड। और वर्ड कब बनेगा? जब ये मीनिंगफुल होगा तब। तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज नोन एज वर्ड। ठीक है। अच्छा, वर्ड के बाद फिर क्या होगा? देखिए, अब देखिए वर्ड प्लस वर्ड से मिलकर क्या बनेगा आपका? सेंटेंस बनेगा। इसका मतलब अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज नोन एज अ सेंटेंस। इसका मतलब शब्दों का सार्थक समूह। मीनिंगफुल होना जरूरी है, सार्थक होना जरूरी है। यदि सार्थक नहीं है और कॉम्बिनेशन बना रखे तो सेंटेंस आपका नहीं कहलाएगा। तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज नोन एज अ सेंटेंस। ठीक बात है। तो क्या होना चाहिए आपका? ये मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका सेंटेंस बन जाएगा। और सेंटेंस को मिलाना शुरू कर दिया तो
अरे वहाँ पैराग्राफ बन जाएगा आपका, कहाँ दिक्कत है। और जिस समय सेंटेंस बनाना आ गया तो पैराग्राफ अपने आप बन जाएंगे, और सेंटेंस बनाना नहीं आता तो पैराग्राफ बनेंगे ही नहीं। ठीक बात है। तो इस तरह से मामला बन के आता है। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए आप, इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी से ध्यान देना शुरू कर दो तो अलग से आपको फोनेटिक्स में ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत है। और ये भी अलग कुछ नहीं है, ये धीरे धीरे साथ साथ में होता चला जाएगा। एक बार मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आपको किस तरह से पढ़ना है ग्रेड सेकंड का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हम लोग हर टॉपिक को अलग अलग करके पढ़ते हैं, अलग थलग करके नहीं है। सभी टॉपिक कहीं ना कहीं से क्या है, हाँ रिलेटेड है, लिंक्ड है वो कहीं ना कहीं से। अच्छा इसे कैसे लिखेंगे भाई, ये जो अभी अर तो है नहीं, क्या है, इट्स अ। अच्छा इसे कैसे लिखेंगे आप, इसको बोलते हैं एरर बोलते हैं आप लोग। अच्छा इसका उच्चारण तो करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि आर के बाद क्या आ रहा है, अरे वाउल आ रहा है भाई। मना क्या कहता है आपको, आर के बाद कॉन्सोनेंट होता है तो इसका उच्चारण नहीं करना, आर के बाद वाउल होगा तब तो करना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या बनेगा, एरर। अब दिक्कत कब होगी पता है भाई आपको, जब आपको दे दिया सिंबल का तो स्पेलिंग बनाओ, आर है ना, ये र का सिंबल है आपका, ये ऐसे नहीं लिखते हैं आर को, ठीक है ना भाई। हमारे गुरुजी आर को ऐसे लिख देते हैं र का सिंबल बना के, दिस इज नॉट, क्या होता है इसका सिंबल, दिस इज र का सिंबल है आपका उच्चारण में। और आज घर जाके इन शब्दों को देखना डिक्शनरी में क्या कहता है वो, है अच्छा लगेगा आपको। और इनको लिखना भी शुरू कर देना एक दो बार है, तो क्या वो हाथ भी चलना शुरू हो जाएगा आपका इस तरह से। तो आगे बढ़े, हो गया यहां तक। अच्छा यू का मतलब क्या होता है, ये होती है मादा भेड़, अरे लड़ी बोलते हैं, लड़ी जिसे बोलते हैं देसी में, मादा भेड़ है। अच्छा तो क्या देखिए रिटर्न में क्या चाहिए आपको, फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होता है, अल्फाबेट, और दी अल्फाबेट्स बोल दिया तो नहीं, बोल दिया तो क्या होगा, तो जो नहीं होता है उसे करेंगे तो दो ऑप्शन, या तो गलत है या मीनिंग चेंज है। तो क्या रॉन्ग है, मीनिंग चेंज है, ये मीनिंग चेंज है। यदि आपने अल्फाबेट को बना दिया अल्फाबेट्स तो इसका मीनिंग चेंज होकर क्या बन जाएगा, लैंग्वेज का सिनोनिम हो जाएगा ये। अब जब ये बोलते हैं कि आई डो नॉट नो इंग्लिश अल्फाबेट, इसका मतलब मुझे अंग्रेजी के वर्णमाला नहीं आते, और आई डो नॉट नो इंग्लिश अल्फाबेट्स, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे लैंग्वेज नहीं आती भाई। तो जो नहीं होता है उसे करेंगे तो क्या होगा, या तो रॉन्ग या फिर कुछ नया। तो अभी क्या हुआ, कुछ नया हो गया भाई। तो अल्फाबेट्स का मीनिंग क्या हुआ, लैंग्वेज का सिनोनिम होगा आपका, ठीक बात है। अच्छा प्लूरल क्यों नहीं बना सकते इसे, क्योंकि भाई साहब एक भाषा की वर्णमाला एक ही होती, तब उसे कैसे बना सकते हैं प्लूरल, और जो कुदरती एक ही है तो कैन नॉट बी मेड प्लूरल, तो उसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक बात है। तो अल्फाबेट हो गया, लेटर्स कितने हो गए 26। अच्छा इन 26 में से क्या निकलेगा, ये 26 क्या है अपने पास, लेटर्स, इनमें से क्या निकलेंगे आपके 44 क्या निकलेंगे आपकी, साउंड्स निकलेगी, ठीक बात है। इनका दो डिवीजन कर रखा है। अब साउंड भी दो तरह की होती है, कौन कौन सी होती है, हाँ वावल साउंड, और क्या होती है आपकी कॉन्सोनेंट। तो ये साउंड सुनने वाले कि लिखने वाले हैं, अरे साउंड तो सुनने वाले होते, लेकिन इसको लिख दिया क्या करके, इस तरह से स्लैंटिंग बार बनाकर लिख दिया, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब साउंड को भी लिखा जा सकता है इंग्लिश में कैसे, बार बनाकर, ठीक बात है, स्लैंटिंग बार में। अब इस साउंड से इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया इन्होंने, कैसे किया, वाउल साउंड और क्या कर दिया कॉन्सोनेंट। तो बताओ वाउल कितने होते हैं हमारे पास, 5 वाउल्स होते हैं कि नहीं, वाउल साउंड है, वाउल लेटर्स, मोटे मोटे जो आप जानते हैं
ये कितने हैं अपने पास? ये 5 क्या है? लेटर्स हैं ये। इन 5 लेटर से क्या निकलेगा आपका वाउल साउंड्स? कितने निकलेगी? तो 5 वाउल लेटर्स हैं हमारे पास, उनमें से कितने निकलेगी आपके साउंड्स? 20 साउंड्स निकल के आएगी। तो इसमें से क्या निकलेगा आपका? 20 वाउल साउंड्स आपके निकल के आएगी इसके अंदर। ठीक बात है। अभी 20 को भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया। कुछ साउंड्स ऐसी होती है जो एक के साउंड में निकलती, कुछ कैसी होती हैं डबलिंग साउंड में आ जाती है। ठीक है, तो जो एक में आ रही है उसको बोलते हैं मनपथंग, और 2 में आगे उसे क्या बोलते हैं? डिप्थंग बोल देंगे, जो आगे करेंगे। अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो वी हैव 5 लेटर्स ऑफ वावल्स। ठीक बात है। उनसे क्या निकलेंगे आपके? 20 साउंड्स निकल के आएंगी। ठीक बात है, जिसमें एक साउंड वाली मनपथंग और डबल साउंड वाली क्या होगी आपकी? डिप्थंग कहलाएगी। ठीक बात है। अच्छा, उसके बाद जो शेष हमारे पास बचे क्या? 21 कॉन्सोनेंट्स। अरे बचे कि नहीं बचे? तो हमारे पास देखिए 21 क्या बने हैं? कॉन्सोनेंट क्या? लेटर है साउंड। तो हमारे पास 21 क्या होंगे? कॉन्सोनेंट क्या होंगे आपके? लेटर्स होंगे। और इनसे क्या होगा? इनसे कितनी साउंड निकलेगी आपकी? 24 साउंड निकलेगी आपकी। तो कुल मिलाकर कितने होगी हमारे पास? ये होगी आपकी 44। तो बहुत इजी सा बना रखा है सारा सिस्टम, लेकिन हमने इसको इतना जटिल बना दिया अपने लेवल पे कि जटिल होता चला गया। इसको हर मुश्किल चीज़ का क्या होता है? सीधा हल होता है, लेकिन हम लोग मुश्किल क्या कर देते हैं? और मुश्किल बना देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 लेटर्स हैं, 44 साउंड है। 44 का 5 लेटर से क्या बना आपका? 20 साउंड्स बन के आई। और जो 21 कॉन्सोनेंट साउंड जो लेटर बचे उनमें से क्या बचा हमारे पास? 24 साउंड। कुल मिलकर कितने हो गए हमारे पास? तो दिक्कत कहाँ है इसके अंदर? बाद में साउंड लिख लेंगे, क्या दिक्कत है? जैसे सुनाई देते हैं वैसा लिख देंगे, लिखना ही तो है। हाथ चलाएंगे, अभी कान को चलाएंगे, बाद में क्या चलाएंगे? हाथ। और दोनों में तालमेल हो गया तो अरे काम ही हो जाएगा सारा भाई साहब। ठीक बात है। अब क्या हुआ देखिए, अब देखिए सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है भाषा की? द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज, प्रश्न बन सकता है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई सेंटेंस होती है। ठीक बात है। अच्छा, जब टीचिंग मेथड आप कभी पढ़ेंगे आप, मैं पढ़ाऊंगा आपको, वहाँ बताया जाएगा आपको कि बढ़ाने की यूनिट क्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेंटेंस या वर्ड? अरे टीचिंग यूनिट क्या होती है? यहाँ तो सेंटेंस होगा, क्या आपका वर्ड होगा ना भाई। अब कब वर्ड होगा, कब सेंटेंस होगा? तो जितने भी टीचिंग मेथड्स है उसमें एक को छोड़कर सब में क्या होता है आपका? टीचिंग यूनिट क्या होती है आपकी? सेंटेंस होती है। लेकिन जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वहाँ क्या होता है आपका? वर्ड। जानते क्यों? क्योंकि वो एक एक शब्द का अनुवाद करके समझाया जाता है, और बाकी में पूरा सेंटेंस आपका आधार बन के आता है। तो ये टीचिंग मेथड में भी शामिल कर दिया इसके अंदर। तो कहाँ दिक्कत है मुझे बताओ भाई। ग्रामर ट्रांसलेशन से आप करते हैं तो वहाँ क्या चाहिए आपको? यूनिट क्या लेनी पड़ेगी? एक एक शब्द लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हर शब्द का क्या करना पड़ेगा? अनुवाद। तो वाक्य का अनुवाद नहीं होता, किसका होता है? वर्ड का अनुवाद होता है, फिर समझाया जाता है। और बाकी में क्या चाहिए आपको? यूनिट, सेंटेंस। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी आपकी? सेंटेंस हो गई। आप बोल सकते हैं वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी आपकी? वैसे लेटर बोल सकते हैं आप, लेकिन लेटर का को मतलब नहीं है। तो क्या होगा आपका? सबसे छोटा क्या होगा आपका? लेटर कायदे से लिखने में आता है तब। तो सबसे छोटा क्या होगा आपका? देखिए लेटर। ठीक बात है। अच्छा, इससे बड़ा क्या होता है फिर? अरे बाबा वर्ड होता है कि नहीं होता है? ठीक बात है। उसके बाद क्या होता है? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं मतलब? देखिए अपन ग्रेड सेकंड में अभी डुबकी लगा रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ थोड़ा मामला क्या होगा? हालांकि भाषा सब जगह एक ही जैसे काम करती है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है, तो उसी हिसाब से इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है? मोल्ड करना पड़ता है, इसको थोड़ा बदलाव लाना पड़ता है इसके अंदर। तो लेटर के बाद क्या होता है? वर्ड। वर्ड के बाद क्या होता है आपका? क्या होता है? फ्रेज। क्या बोलेंगे आप इसे? फ्रेज नहीं, फ्रेज। हाँ, आई डिप्थोंग आएगा इधर, तो क्या होगा? दैट इज फ्रेज। अच्छा, फ्रेज से बड़ा क्या होता है? क्या होता है? क्लॉज। क्या होता है? क्लोज नहीं, क्लॉज। ऐसा करना पड़ेगा। क्या होगा? दैट इज क्लॉज। और उसके बाद क्या होता है? तो सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी आपकी? सेंटेंस। उससे छोटा क्या हुआ? क्लॉज। उससे छोटा क्या हो गया? फ्रेज। उससे छोटा क्या हो गया? वर्ड। और वर्ड छोटा क्या होगा आपका? लेटर। और लेटर से छोटा साउंड सिस्टम। फिर साउंड बन के आती कौन सी?
वाउल और कॉन्सोनेंट, वावल नहीं, वाउल क्या होता है, वाउ वाउ अल क्या होते हैं, वाउ अल। इसको वाउल वाउल बोल, अपने आप को सुनने देगा, वावल सुनने देगा बाद में, क्योंकि हमारे अंदर वावल घुसा हुआ है। तो होता क्या है इससे, वाउ डिप्थोंग आउ और लल्ला का ल क्या होगा, दैट इज वाउल। अच्छा सबसे बड़ा क्या हो गया, सेंटेंस, उससे छोटा क्लॉज, उससे छोटा फ्रेज, उससे छोटा, उससे छोटा, और उसके बाद साउंड सिस्टम जो आपके पास ही लिखा हुआ है फिलहाल। ठीक बात है, टेंशन लेने का नहीं, बहुत इजी मामला है, ठीक है ना। अच्छा अब आपके सिलेबस कैसे बना जरा देखिए। अब लेटर की बात करते, चूंकि आपको आगे वापस पढ़ाना है ना भाई, आपको एज ए टीचर तैयार करना है, तो फिर ये कहता है कि भाषा कैसे बनी वो सारा समझो हमको। हालांकि आप आगे कभी नहीं पढ़ाएंगे इसको, ये जो आप सीखेंगे ना यहाँ पे, ये कभी आप बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। ये कभी फ्रेज क्लॉज स्कूल में कॉलेज में कभी आप नहीं पढ़ाएंगे, ये कब पढ़ाएंगे, जब ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आएंगी ना फिर पढ़ाएंगे, तो इनका प्रैक्टिकल यूज ही नहीं है, फिर भी सिलेबस में डाल रखा है। बताओ, अरे ऐसा कुछ सिलेबस बनाओ जो प्रैक्टिकली काम करे बच्चों के साथ ना। आप पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन आपको इसमें उलझना पड़ रहा है, क्या करे बताओ। पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, झेलेंगे इसको, है वी आर झेलिंग, क्या दिक्कत है। अच्छा लेटर में क्या होता है पता है, अब लेटर से क्या बनते हैं पता है, लेटर से बनते हैं आपके सिलेबल। अरे क्या बनेंगे भाई, बनते हैं। और सिलेबल किसका पार्ट होता है, अरे वर्ड का पार्ट होता है। तो शब्द बनने के लिए कितने सिलेबल की आवश्यकता होती है, एक। अरे अभी तो बताया था, अरे सिंगल हो सकता है ना, क्या हुआ, हो सकता है, क्या दिक्कत है, इसका मतलब। तो सिलेबल का मीनिंग क्या होता है, शब्दांश, मतलब शब्द के टुकड़े क्या कहलाते हैं आपके। तो देखिए लेटर में क्या मीनिंग, आपका साउंड सिस्टम डेवलप होता है यहाँ से, ठीक है। और वर्ड में क्या होते हैं आपके, और आपका जो फोनेटिक्स वाला पार्ट है उसमें आएगा। और सिलेबल नहीं समझे तो वर्ड स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर वर्ड स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, शब्द में कहाँ आपको बोलते समय विराम नहीं, दबाव डालना है, बलाघात। शब्द बोलते समय कहाँ जोर देना है, वो क्या होगा आपका स्ट्रेस होता है। ठीक बात है, स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है, तनाव, बल। तो शब्दों का उच्चारण करते समय शब्द के कौन से पार्ट पे, कौन से सिलेबल पे आपको दबाव देना है, वो क्या होता है आपका वर्ड स्ट्रेस होता है। ठीक बात है, तो सिलेबल नहीं पढ़ोगे तो आपका वर्ड स्ट्रेस समझ में आएगा ही नहीं। तो क्या होगा देखिए, इसका मतलब वर्ड दो तरह से काम करेगा, सिलेबल के रूप में और वर्ड स्ट्रेस के रूप में। यहीं से आपका सिलेबस बनना शुरू हो गया आपका। ठीक बात है। अच्छा फ्रेज की बात करेंगे तो कहता है फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, फ्रेज का भी क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है आपके ढांचा बना हुआ है, वो क्या होता है। तो इस फ्रेज का जो ढांचा वो क्या हो गया बताएं, क्या है, अरे एमएचएम है। और आपके सिलेबस में लिखा हुआ है फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एमएचएम। अब एमएचएम क्या है, इसका मतलब ये फ्रेज का स्ट्रक्चर है। फ्रेज बनने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, वो क्या कहलाएगा आपका एमएचएम कहलाएगा। ठीक बात है। और इसको अभी से दिमाग में डाल दिया तो जब आएगा टॉपिक 10 मिनट में हो जाएगा, कितना। और बिना बेसिक क्या पढ़ोगे ना एमएचएम, तो भाई साहब हो सकता है सिलेबस पूरा होने तक ही समझ में नहीं आए। तो साथ साथ समझते जाओ। तो क्या होता है देखिए, तो फ्रेज की बात करते हैं उसमें क्या होता है आपका एमएचएम होता है। उसके बाद क्या होता है क्लॉज, और क्लॉज का मीनिंग क्या होता है उपवाक्य। क्या होता है उपवाक्य से क्या मतलब है, तो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाक्य एंड उपवाक्य। वाक्य का मतलब सारी यूनिट पूरी है और कंप्लीट मीनिंग देता है। उपवाक्य का मीनिंग क्या हुआ, यूनिट पूरी है लेकिन मीनिंग अधूरा है। हाँ इसका मतलब डिपेंडेंट है वो किसी पर, इसका मतलब ऐसा वाक्य जो किसी और पर आश्रित है वो क्या कहलाएगा आपका क्लॉज कहलाएगा। और जो स्वतंत्र वाक्य है वो क्या होगा आपका सेंटेंस कहलाएगा। तो जिसका मीनिंग पूरा है वो तो सेंटेंस है, और सेंटेंस के जैसा का जैसा है बट मीनिंग अधूरा है वो क्या कहलाएगा आपका क्लॉज कहलाएगा। तो क्लॉज में क्या होता है, क्या होता है SPOCA, जिसे बोलते हैं स्पोका, या इसे कई बार क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे सबोका बोलते हैं।
तो असल में तो 100 का ही है, लेकिन जब सिलेबस है आपका पहली बार, कब कब आया था? ग्रेड सेकंड का एग्जाम कब हुआ था? पहले तो वरीता से होता था, आप ग्रेड सेकंड में प्रमोशन होता था आपका भाई, लेकिन एग्जाम शुरू कब हुआ आपका? ये 2013 के बाद। उसके में जब आया था ना, तब एक बुक थी इंग्लिश की, जो राइटर है ग्रॉम्बन एंड लीच, उनमें से सिलेबस लिया गया, और वहां क्या लिखा था? स्पो का तुम्हारे भाईजान ने इसको यूं का टपका दिया कहाँ। और जब आया था ना पहली बार ग्रेड सेकंड में, जो हमने पढ़ा था, हमें नहीं पता था कि है क्या, ढूंढ ढूंढ के थक गए, तब गूगल मास्टर नहीं थे, तो भाई साहब किताब लानी पड़ती थी बाजार से, ढूंढना पड़ता था। तो इसका मतलब जब हमने पहली बार पढ़ाया था ना, तब हमें भी कुछ नहीं पता था कि है क्या, लेकिन तो पेपर भी ऐसा आया था कि किसी को पता ही नहीं था। लेकिन अब जब एग्जाम 2-3 बार हो गए, तो पेपर सेटर को पता चल गया उसको पेपर बनाना कैसे है आपका। तो क्या बोलते हैं इसे? स्पोका बोलते हैं। एस बोले तो सब्जेक्ट, पी बोले तो हाँ क्या, अरे प्रेडिकेट के प्रेडिकेटर, सुनने में एक ही जैसे हैं लेकिन बहुत फर्क है, तो ना प्रश्न आ चुका है। तो प्रेडिकेट अलग चीज है और प्रेडिकेटर अलग चीज है। प्रेडिकेटर का मतलब होता है वर्ब, सिर्फ क्या होती है? वर्ब को बोलते हैं क्या? प्रेडिकेटर। और प्रेडिकेट का मतलब क्या हुआ? वाक्य में से आप सब्जेक्ट निकाल दो, बाकी शेष बचा पार्ट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। और प्रेडिकेटर क्या था? उसके अंदर सिर्फ वर्ब होती है। तो आप जो वर्ब बोलते हैं ना, इसी को क्या बोल सकते हैं आप? प्रेडिकेट नहीं, प्रेडिकेटर बोलेंगे आप इसे, ठीक बात है। और ओ का मीनिंग क्या होगा? ऑब्जेक्ट। सी बोले तो कॉम्प्लीमेंट, और ए बोले तो एडवर्बियल, जिसे क्या बोलते हैं आप? एडवर्ब बोलते हैं कि नहीं भाई? कॉम्प्लीमेंट कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? 2। कौन से? ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट और क्या होता है? ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। कहाँ दिक्कत है? हो जाएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब जब इसको पढ़ते हैं बिना बेसिक से, कहते हैं ऐसा करते हैं स्पोक का पढ़ते हैं, क्या खाक पढ़ेंगे स्पोक का जब बेसिक ही नहीं पता है? तो बेसिक लेके चलो, और शुरू जो मैं बढ़ाऊंगा ना, आपको 20 दिन क्लास लूंगा ना, वो क्लास समझ लेना, तो स्पोक का फिस्पोक का आपका सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बहुत बड़ा इश्यू है ही नहीं है। अच्छा, और सेंटेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ है ना सिलेबस में? अरे भाई साहब, सेंटेंस के टाइप्स दे रखे हैं आपको, और टाइप के बाद दे रखे हैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंस बनाना आ गया तो ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, और जब बनाना नहीं आया तो डाल दो किसी मटकी में, हिलाते रहो उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए भाई साहब, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें फिर क्या होगा? सेंटेंस के अंदर टाइप्स और क्या होता है? इसका मतलब आपका सिलेबस तो यहीं से बनना शुरू हो गया, सारा का सारा बेसिक में से। और बेसिक पकड़ में आ गया तो यू आर द विनर, और आप विनर तो आई एम द विनर। ठीक बात है। अब इसे कॉपी करो एक बार, हिंदी मीनिंग चाहो तो लिख सकते हो। फ्रेज का मतलब क्या हो गया? फ्रेज का मतलब कहते हिंदी सिखा लेना, जब इंग्लिश सीख रहे तो इंग्लिश में बताया करो आप, हैं? क्या होता है भाई? वाक्यांश। क्लोज का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका उपवाक्य। तो देखिए जो डिफरेंस है ना प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, वही डिफरेंस किस में है आपका? वाक्य में और उपवाक्य में। और सेंटेंस का मतलब आपका वाक्य होता है, ये कोई इश्यू ही नहीं है। इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, किसका भाई? ये जो है ना MHM, इसके बारे में अभी थोड़ा सा फुल फॉर्म देख लेते हैं इसका ना। ये एच का मतलब क्या होता है आपका? हेडवर्ड। हेडवर्ड का मतलब क्या हुआ? अरे भाई साहब, परिवार का मुखिया, जिसके बगैर परिवार चलेगा ही नहीं, वो क्या होता है? मुखिया होता है। और मुखिया निकल गया तो सारे बिखर जाते हैं भाई साहब, जितने भी है ना। तो मुखिया क्या होता है? एक चुंबक होता है, जो सबको क्या रखता है? अपने साथ जोड़ के रखता है। ठीक बात है। और ये एम क्या हो गया? इन दोनों एम के एक ही मतलब है, क्या? क्या बोलते हैं इसे? मॉडिफाई। ठीक बात है। अब यदि हेड के पहले आएगा तो क्या बोलेंगे आप इसे? और बाद में आए तो क्या बोलेंगे आप इसे?
इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, इनकी ये फुल फॉर्म है। तो हेड के पहले आगे तो क्या होगा आपका प्री मॉडिफायर। प्री का मीनिंग क्या हुआ, किसी के पहले आने वाला। और पोस्ट का मीनिंग क्या हुआ, किसी के बाद में आने वाला। इसका प्री और पोस्ट क्या एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक बात है। अच्छा, पोस्ट वॉर का मतलब क्या हुआ, पोस्ट वॉर कंडीशन, इसका मतलब युद्धोत्तर स्थिति, युद्ध के बाद की स्थिति। और प्री वॉर कंडीशन का मीनिंग क्या हुआ, युद्ध के पूर्वोत्तर की स्थिति होगी आपकी, ठीक बात है। प्री का मीनिंग क्या होता है, पहले, और पोस्ट का मीनिंग क्या होता है, बाद में। अच्छा, एक होता है पोस्ट मॉर्टम, अरे मरणोपरांत शल्य क्रिया, पहले नहीं हो सकती है, कैसे होती है। अच्छा, एक होता है पोस्थुमस, शब्द सुना है भाई आप, पोस्थुमस का मतलब क्या होता है, मरने के बाद होने वाली कोई भी एक्टिविटी, संतान की जरूरत नहीं है। जैसे परमवीर चक्र मिलता है, वो कैसे मिलता है, वो पोस्थुमसली मिलता है, क्योंकि जान जाने के बाद ही परमवीर चक्र नॉर्मली मिलते हैं जिंदों को, तो कैसे मिलते हैं। अच्छा, आपने साहित्य तो पढ़ा होगा इंग्लिश का, हिंदी को छोड़ो एक बार, साहित्य पढ़ा इंग्लिश का ना। ऐसे बहुत सारे कवि हुए हैं, नॉवलिस्ट हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, जिनके नॉवल पोएम्स उनके मरने के बाद छपी हैं। अरे बहुत सारे हुए हैं, जिंदा जिंदा बेचारों को कभी क्रेडिट नहीं मिला, मरने के बाद क्या कि किताबें छप गई उनकी, तो किताबें कैसे छपी हैं, पोस्थुमसली, मरणोपरांत। अच्छा, जैसे हमारा वीर योद्धा होता है, जवान होता है, शहीद हो जाता है, ठीक बात है, और शहीद होने से पहले उसकी शादी हो गई थी, प्रेग्नेंट होगी वाइफ, और वो शहीद हो गया। अब जो बच्चा आएगा दुनिया में कैसा होगा, वो पोस्थुमस चाइल्ड होगा आपका। इसका मतलब मरणोपरांत वाला मामला बनेगा। जहाँ पोस्ट है वहाँ क्या निकलेगा मीनिंग आपका, बाद का। और प्री का मीनिंग क्या हुआ, तो हेड के पहले आएगा वो प्री मॉडिफायर, बाद में आया तो पोस्ट मॉडिफायर। ये इनकी फुल फॉर्म है किसकी, एमएचएम की। बाकी डिस्कस करेंगे आगे क्या क्या क्वेश्चन है, लेकिन अभी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अच्छा, स्पोका की बात करेंगे तो क्या होगा, कॉपी कर लें साथ साथ में इसको। अच्छा, मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, अरे बाबा कुछ एक्स्ट्रा। अच्छा, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, फिर क्या करवाता है उसको, क्या करवाते हैं, उसमें अलग हॉर्न लगाते हैं, कुछ अलग लाइट लगाते हैं, इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा करवाते हैं बेसिक से आगे। तो समथिंग एक्स्ट्रा इज मॉडिफायर। तो जब तक हेड नहीं होगा तब तक बातें आपके समझ में नहीं आएगी। तो एच को हेड वर्ड बोलने की वजह से इसको हेड बोला जाता है। नॉर्मली हेड वर्ड नहीं बोलते पूरे, क्या बोलते हैं इसे, हेड बोला जाता है। और फिर क्या होगा आपका, मॉडिफायर हो गए, पहले आ गया तो प्री मॉडिफायर, बाद में आया तो क्या होगा, ये पोस्ट मॉडिफायर हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है देखिए, स्पोका हो गया, एस का मतलब क्या हो गया, और सब्जेक्ट का संबंध किससे होता है, फिर बोलोगे वर्ब से। मैं बोलूँ कौन सी वर्ब से, तो फाइनाइट वर्ब से होता है, ठीक बात है। सब्जेक्ट ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन मेरे बताने के बाद, ठीक है। अच्छा, पी का मतलब क्या हो गया अभी, अब इसे प्रेडिकेट नहीं, प्रेडिकेटर बोलना पड़ेगा आपको इसे। क्या बोल सकता है अब इसे, वर्ब, नॉट वर्ब, क्या बोलेंगे आप, वर्ब बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, वो से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, हाँ क्या बनेगा ये, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके आगे पढ़ेंगे जब स्ट्रेस पढ़ेंगे तो अलग अलग उच्चारण बन के आते हैं। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ठीक है, बाद में, अभी कोई नहीं। तो अभी क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, जिसे बोलते हैं कर्म। सी से क्या हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट, हाँ इसे बोलते हैं मैंट। अरे दिस इज नॉट मैंट, क्या होता है, इट्स मंट होता है, क्या होता है। लेकिन जब भी हमको दिखता है ना MENT, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है, कहता है ओ गजब का हो गया भी क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज नॉट मैंट, इट्स मंट, ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग सही है क्या ये। अच्छा, ऐसे क्या होता है, एडवर्बियल, क्या बोल सकता है इसे, एडवर्ब बोल सकते हैं आप इसे।
कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग सही है ना? डाउट है मेरे को थोड़ा सा इसमें, बहुत साल पहले लिखी थी मैंने, आज फिर लिखने में आ गई। एक ही जगह आई थी यार। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे डाउट है बस, वो डाउट आप क्लियर करेंगे क्योंकि मैं पैसे लेके सीखता हूँ। समझ रहे? अरे टीचर कौन है सही मायने में? अरे हमारे अंदर जो ये आई ना बारीकियां, कहाँ से आई है? स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स है। इसका मतलब हमने क्या किया पता है? लूटा है, पैसे लेके सीखे हैं और फिर दादागिरी करते हैं बाजार में। तो असल में टीचर कौन होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ पैसे लेके सीखे हैं हम लोग ना, और आप पैसे देके भी नहीं सीखते कम वक्त। उच्चारण दोनों का सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, या मे भी स्पेलिंग गलत हो सकती है दोनों में से एक। अच्छा कौन सी स्पेलिंग सही है? दोनों से इधर। अच्छा दोनों सही, फिर मीनिंग बताओ। कर सवाल एक ही पूछा करो आप एक बार में, नो मोर देन वन क्वेश्चन। हाँ भाई कौन सी सही स्पेलिंग? ऐसे मुझे आंखों के इशारे समझ में नहीं आते, कौन सी ऊपर के नीचे वाली? अच्छा नीचे वाली गलत है? अच्छा नो आइडिया। हाँ भाई, हाँ भाई नहीं पता। अच्छा कई बार मीनिंग को लेकर डाउट होता है। सर कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना किसी बात पे। हाँ देते तो कौन सी से देते हैं? तो ई से देते का आई से देते हैं? दिक्कत ये है। याद नहीं आ रहा मेरे को। अब ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कहते इनमें से कौन सा वर्ड फिलअप करेंगे आप? तो कहते एग्जाम में याद नहीं आ रहा, बाकी एग्जाम के बाद तो याद आ जाएगा सारा का सारा, और एग्जाम के बाद याद आना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं, पाप है वो। पूरा करने के लिए काम में आने वाले वर्ड या वर्ड ग्रुप क्या होते हैं आपके? तो अधूरी बात को पूरा करने वाले क्या होते हैं आपके? कॉम्प्लीमेंट। कौन सी स्पेलिंग है? ई वाली, ठीक बात है। और ये तो जो आपको देते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट है। कहता ओ वाह क्या बात है, मस्त लग रहा है, क्या बात है। अब दिन भर देखेगा किसमें? शीशे में। कहते ऐसे क्या दिख गया इसको आज? तो इसका मीनिंग क्या होता है भाई? सम्मान, आदर। किसका? इस आई वाली स्पेलिंग का। अरे बाबा कभी गिफ्ट देते हैं तो एक कार्ड लिखा होता है, उसमें लिखा होता है विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम। इसका मतलब आदर सहित, सम्मान सहित आपके लिए है। तो अपनी स्पेलिंग यहाँ पे कौन सी होगी? दिस वन। ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट कितने होते हैं भाई? क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, और क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है। और कॉम्प्लीमेंट कितने होते हैं भाई? कॉम्प्लीमेंट कितने होते हैं? अरे दो होते हैं ना। ये तो दो स्पेलिंग है, जो हमारे पूरक हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्या होता है आपके? देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और ये पूरा का पूरा सेंटेंस का आपका विन्यास है, जिसको बोलते हैं एनालिसिस। इसके अलावा आपके इस दूसरा वाला पार्ट है ना, उसमें कुछ भी नहीं है। तो देखिए सेंटेंस के हमेशा दो टुकड़े होते हैं, तीसरा टुकड़ा उसमें होता ही नहीं। क्या होता है दो टुकड़े? वो प्रेडिकेटर नहीं, प्रेडिकेट। क्या हो गया? कर्ता और विधेय। कभी आपने ध्यान दिया हिंदी में दिया वो तो ठीक बात है। तो ये प्रेडिकेट क्या होगा? सब्जेक्ट क्या हुआ? तो सेंटेंस में से क्या निकाल दो आप? सब्जेक्ट। बाकी बचा पूरा का पूरा पार्ट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। इसका मतलब प्रेडिकेट में सिंगल वर्ड भी हो सकता है और कई सारे वर्ड भी हो सकते हैं। तो क्या होगा जरा देखिए, क्या बना? देखिए सेंटेंस में से क्या हटा दिया आपने?
सब्जेक्ट, बाकी बचा सारा का सारा पार्ट क्या होगा आपका, वर्ब सहित कंप्लीट पार्ट क्या होगा आपका, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में क्या क्या होता है, तो प्रेडिकेट में क्या होता है आपका, प्रेडिकेटर क्या होता है इसमें, ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या होता है आपका कॉम्प्लीमेंट, और इसमें क्या होगा आपका एडवर्बियल, ये एडवर्ब कह सकते हैं आप इसे। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट और क्या होता है ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, और ये कैसा होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा सेंटेंस का एनालिसिस आपका। तो आपको फोकस कहाँ करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेडिकेट और प्रेडिकेटर में क्या अंतर है, वो समझ में आ गया तो सारा इश्यू खत्म हो जाएगा आपका। अच्छा अभी अपने बात करें इंग्लिश क्या है भाई, लैंग्वेज, डायलेक्ट भी कहलाई है आपने, ठीक है। डायलेक्ट में क्या था अपने पास, सिर्फ बोलने का सिस्टम था, और लैंग्वेज में दो बातें होगी, कौन कौन सी, लिखना और बोलना। ये तो हो गया लिखना बोलने के हिसाब से अंतर, लेकिन एक डिफरेंस और है इसके अंदर, जानते कौन सा वाला, वो है लीगल डिफरेंस है, कानूनी डिफरेंस है। एक है अनुसूची हमारे पास, अनुसूची जो बोली को भाषा का दर्जा देती है, वो कौन सी है, हाँ, इसका जब तक बोली 8वीं अनुसूची में नहीं आती तब तक वो भाषा बनती ही नहीं है, ये लीगल डिफरेंस है। बाकी बोलना लिखना तो खैर डिफरेंस हम समझ सकते हैं। तो दो डिफरेंस हो गए अपने पास, लिखने बोलने वाला और लीगल डिफरेंस हो गया आपका, ठीक बात है। तो जब तक अनुसूची में नाम नहीं आता ना तब तक उसे भाषा का दर्जा मिलता ही नहीं है। तो जो राजस्थानी हमारी क्या है, भाषा है कि बोली है, भाई साहब जब तक अनुसूची में नाम नहीं आएगा ना तब तक ये बोली ही रहेगी, भले आप इसको भाषा बोल दो। हालांकि राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान यूनिवर्सिटी राजस्थानी में पीजी करवाता है, लेकिन भाषा का दर्जा अभी से प्राप्त नहीं है। जानते इसकी वजह क्या, कई सारी वजह है, क्योंकि राजस्थान के अंदर पता नहीं भाई साहब सैकड़ों बोलियां हैं, अब कौन सी वाली प्योर राजस्थानी आज दिन तक पता नहीं चला, इसलिए इसको दर्जा देने में क्या आ रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। मान लो ढूंढारी को कर दिया राजधानी तो मेवाती वाला आएगा कि मेरा क्या हुआ, शेखावाटी वाला आएगा कि मेरा क्या हुआ, मारवाड़ी तो हमारी भाई साहब हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा कि किसको दर्जा दिया जाए, तो बड़ी विडम्बना है इसके अंदर ना, इसलिए बड़ा लोचा हो रहा है। कई बार आवाज उठाते कहते इसको भी मान्यता पर आप दो, सब राज्यों की राजस्थान की क्यों नहीं है, तो ये मल्टी हिसाब किताब है। तो जैसा हमारा हिंदुस्तान है ना वैसा वैसे क्या है, राजस्थान है, बिल्कुल रंग रंगीला है हिंदुस्तान, वैसे कौन है, राजस्थान है। इसलिए बड़ी दिक्कतें आ रही है इसके अंदर। तो फिर आते हैं किस पे अपने जहाँ आना चाहिए था। सेंटेंस क्या होती है आपकी सबसे बड़ी यूनिट होती है, उससे छोटा क्या होता है क्लॉज, फिर क्या होता है फ्रेज, फिर क्या होता है वर्ड, फिर क्या होता है लेटर, और फिर साउंड सिस्टम आपका शुरू हो जाता है, ठीक बात है। अब क्या होगा देखिए, तो सेंटेंस में होते क्या है बेसिकली, तो सेंटेंस में क्या होते हैं आपके, अरे वो वर्ड्स होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और देखिए जितने भी वर्ड्स हैं उनका अपना क्या होना चाहिए, क्रम, ऑर्डर होना चाहिए। यदि ऑर्डर सही है तो क्या बनेगा सेंटेंस। तो एक बात बोलते हैं ना, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स क्या बनाएगा आपका सेंटेंस बनाएगा, और मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर आपका सेंटेंस बन सकता ही नहीं। तो बताओ वाक्य बनने के लिए कम से कम कितने शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी, अरे वाक्य बनने के लिए कम से कम कितने शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं मुझे नहीं पता, आपसे पूछ रहा हूं मैं, हाँ भाई कम से कम 2, एक से काम चल जाएगा कभी कभी। अच्छा कोई नहीं, लिखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, हुआ ना। तो मैंने बोला लिखो, कितने शब्द है इसमें, एक ही शब्द। तो बात आपको समझ में तो आ गई। आप फट से पेन खोला कहते बोलो, और मैं बोले नहीं आप बैठे इंतजार करेंगे, बोले तो लिखें अरे भाई साहब इंपेरेटिव सेंटेंस में एक शब्द से काम हो सकता है। अच्छा लिखोगे अंग्रेजी क्या है, राइट। बैठोगे अंग्रेजी क्या है, बैठ जाओ नहीं सिर्फ बैठो, क्या होगा सिट। खड़ा रहे तो क्या बोलेंगे, खड़ा हो जा नहीं खड़ा रहे, क्या होगा स्टैंड अरे समझे कि नहीं भाई। तो एक शब्द से आपका वाक्य बन सकता है, लेकिन कब बनेगा वो, जब इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। तो और इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञार्थक वाक्य होता है, जिसमें सब्जेक्ट यू छुपा देते हैं।
तो इम्परेटिव सेंटेंस आपका बन सकता है सिंगल वर्ड से, बाकी कम से कम 2 शब्दों का होना क्या जरूरी है। कौन कौन से 2 शब्द? एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, उसके बगैर सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो शब्द हैं, शब्दों का अपना क्या होता है एक ऑर्डर, और ऑर्डर क्या डिसाइड किया पता है? अभी मेन बात करें तो क्या होता है शब्दों का ऑर्डर क्या होता है? देखिए ये एक बेसिक आपका ऑर्डर है किसका? सेंटेंस जो क्या होते हैं आपके वर्ड्स होते हैं उनका। तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब, और क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से आपका शुरू होता है किसका? सेंटेंस का एक सिस्टम। क्या होता है? एस वी ओ बोले, या आप बोल सकते हैं एस पी ओ बोल सकते हैं, इसे प्रेडिकेटर। वैसे भी हैं लेकिन बोलते हैं क्या इसको? टेक्निकली ग्रामेटिकली क्या बोलते हैं इसे? भाषा के हिसाब से प्रेडिकेटर बोलते हैं। तो इसे एस वी ओ बोले या फिर अब आगे 2 हटा दिए फिलहाल क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो अभी क्या लिया आपने? 3 यूनिट लिए अपने। कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब और क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक बात है। तो 3 यूनिट बनी अपने पास। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इस क्रम में यदि आपके वर्ड्स नहीं आ रहे तो आपका सेंटेंस बनेगा ही नहीं। और यदि आपने ऑर्डर बिगाड़ दिया, सीक्वेंस बिगाड़ दी, तो सेंटेंस किसी भी सूरत में बन नहीं सकता। ठीक बात है। अब देखिए जितने भी शब्द हैं, अच्छा सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? अरे कर्ता होता है कि नहीं भाई? अच्छा सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता होता है। कर्ता का मतलब क्या होता है? डूअर के नॉन डूअर? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा कर्ता हमेशा डूअर होता है? हाँ 6ठी क्लास तक ठीक है, लेकिन आपकी अंग्रेजी थोड़ी दूसरी वाली है। तो सब्जेक्ट हमेशा डूअर होना जरूरी नहीं है। अच्छा एक सेंटेंस बोलता हूँ नॉर्मली, अ स्टोन इज लाइंग ऑन द रोड। इसका मतलब एक भाटा है वो सड़क पर पड़ा हुआ है। इसमें भाटा क्या सब्जेक्ट है कि नहीं? क्या डूअर है? फिर सब्जेक्ट कैसे हुआ? तो सब्जेक्ट डूअर हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन हमने क्या कि याद कर लिया कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, और कर्ता का मीनिंग हर बार डूअर नहीं होता है। इसका मतलब इनएक्टिव सब्जेक्ट भी होता है। कैसे होता है? और कुछ कैसे होता है? जहाँ काम करता है, जैसे राम भाग रहा है तो राम क्या कर रहा है? एक्टिव है। और पत्थर पड़ा हुआ है तो इनएक्टिव सब्जेक्ट है। कहाँ दिक्कत है? तो सब्जेक्ट हमेशा डूअर होना जरूरी नहीं है। ठीक बात है। अच्छा वर्ब क्या होता है? क्रिया। और ये क्या हो गया आपका? क्रिया कर्म नहीं है ये इट्स कर्म। ठीक बात है। अच्छा सब्जेक्ट का संबंध किससे होता है? फाइनाइट वर्ब से। ऑब्जेक्ट का संबंध किससे होता है? ऑब्जेक्ट का संबंध है। अच्छा सब्जेक्ट कहाँ मिलता है? वर्ब के पहले। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है? ऐसे तो है ना? क्या जरूरी ऐसा होता है हमेशा? देख लेंगे कोई बात नहीं। फिलहाल तो क्या अपने पास सब्जेक्ट, वर्ब और क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। ये एक बेसिक यूनिट है जहां से आपका सेंटेंस से क्या होती है आपकी शुरुआत होती है। ठीक बात है। अब देखिए जितने भी वर्ड्स हैं ना अपने पास, जितने भी वर्ड्स हैं इन सबका अपना क्या होता है कि मीनिंग होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदी मीनिंग होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब बाइलिंगुअली आपको मीनिंग पता होना जरूरी है। बाइलिंगुअली हो चाहे इंग्लिश टू इंग्लिश हो, लेकिन मीनिंग पता होना बेहद जरूरी है। तो देखिए जितने भी शब्द हैं उनका अपना क्या होता है एक नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति, प्रकृति से मतलब स्वभाव, स्वभाव से मतलब मीनिंग। तो ये नेचर से मतलब क्या है? हर शब्द का अपना क्या होता है एक मीनिंग होता है। क्या बोलेंगे अब इसे? नेचर, नॉट नेचर, नहीं क्या है? नेचर। क्योंकि अभी बताया ना फाइनल आर, फाइनल आर ई, फाइनल डबल आर और आर प्लस कॉन्सोनेंट न, आर प्लस वाउल र। ठीक बात है, अदरवाइज नहीं। अच्छा हर शब्द का अपना क्या होता है एक फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ? कार्य होता है कि नहीं? अच्छा कार्य वर्क भी होता है। अरे वर्क होता है कि नहीं भाई? कुछ फर्क है यहाँ सिनोनिमस है? तो भाई जी पर्यायवाची होने का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप उनको एक दूसरे की जगह पे यूज कर लो। पर्यायवाची का मतलब समानार्थी है, बाकी यूज क्या होते हैं? अरे अलग अलग होते हैं भाई साहब। अच्छा पानी के सिनोनिम आपको याद है? अरे बहुत सारे ना, जल नीर तो अमूद है कि नहीं? कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप? कब इस्तेमाल करेंगे? तो जो सब जहाँ आना चाहिए ना
वही आएगा तब तो ये ठीक सार्थकता है, अदरवाइज अरे गड़बड़ है। अच्छा, जब घर पे मेहमान आता है उससे बोलता है कि भाई साहब तोय लीजिए, क्या लीजिए, तो तोय लीजिए। अगला बेचारा पता नहीं तोय है, कहता है कि भाई साहब मैं नहीं लेता, सॉरी। फिर घूम फिर गया, भाई साहब अमरूद लीजिए, अमरूद। कहता है भाई मैं नहीं लेता उटपटांग चीज़ों को यार। फिर कहता है भाई साहब नीर लीजिए। फिर लगता है कि सारा वो वाला पानी कौन सा, ट्रेन वाला, हाँ रेल नीर। कहता शायद वो वाला है शायद। कहते भाई साहब अभी थोड़ा रुको, ठीक है। बाद में क्या बोला, कहते भाई साहब पानी पियो, तो ला ना, कब से पैसा मर रहा हूँ भाई, है? तो शब्दों के इतने इफेक्ट होते हैं, और शब्दों में जादू होता है। आप में मेरे में नहीं है, किस में है, शब्दों में जादू होते हैं भाई। और शब्द ही आपको घेर के रहते हैं हर बार। शब्दों से आपको गुस्सा आता है, शब्दों से आपको आनंद आता है, शब्दों से आपके रोंगटे खड़े होते हैं, शब्दों से ही आप प्लेजर फील करते हैं। नहीं तो जादू किस में है, शब्दों में ही। आदमी का कोई रोल नहीं इसमें, ठीक बात है। तो दोनों फर्क क्या है फिर, तो इसे बोलेंगे वर्क, क्या बोलेंगे, वर्क, और इसे क्या बोलेंगे, फंक्शन। वर्क नहीं है क्योंकि आर फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, हर रो इज गायब। तो वर्क और क्या हो गया आपका, फंक्शन। क्या फर्क है दोनों में, फिजिकल होता है वर्क। अच्छा फिजिकल होता है वर्क, और फंक्शन। अच्छा घर पे फंक्शन रखते हैं कभी कभी आप, जैसे बर्थडे का फंक्शन रखा है, वो क्या है, वो तो आयोजन है, फिर काम का है। कहते हमारे घर पे काम रखा भाई साहब आना आप, कहते भाई साहब नहीं आएंगे, काम हमारे घर पे भी होते। अरे कि वो नहीं, वो वाला काम, फंक्शन वाला मतलब है, तब तो आ जाएंगे ना। शब्दों के स्थान बदलने से मीनिंग बदलती। अच्छा अच्छा, आंख ये क्या करती है, काम करती है, वर्क या फंक्शन, फंक्शन। अच्छा कंप्यूटर क्या करता है, फंक्शन। फंक्शन। कान क्या करता है, फंक्शन। और आप क्या करते हैं, इसका बॉडी वर्क करते हैं और बॉडी के पार्ट्स फंक्शन करते हैं। तो नॉन लिविंग कभी वर्क नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, फंक्शन। पंखे का वर्क नहीं है, पंखे का फंक्शन है क्या, हवा देना। बल्ब का फंक्शन क्या है, रोशनी देना। कंप्यूटर का फंक्शन क्या है, अलग अलग काम करना, ठीक बात है। और आपकी बॉडी क्या करती है, वर्क। और बॉडी के पार्ट्स फिर वर्क नहीं करते, वो क्या करते हैं, तो बॉडी के पार्ट्स क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, और बॉडी क्या करती है, वर्क। और बाकी नॉन लिविंग जितने भी सारे क्या करते हैं, वो फंक्शन ही करते हैं। तो अभी क्या है ये, तो ये तो नॉन लिविंग तो है, मेरे सेंटेंस कैसे जीवित थोड़ी है कोई, तो शब्द जीवित है या कैसे है, मतलब शब्द खुद जीवित नहीं, लेकिन मरे को जिंदा कर सकते हैं भाई, वो अलग चीज है? खैर, तो जितने भी शब्द है उनका अपना क्या होता है, नेचर, उनका अपना क्या होता है, फंक्शन। और हर शब्द की अपनी क्या होती है, एक शब्दों को यदि आपने अपनी मर्जी से यूज करना शुरू कर दिया तो गलत हो जाएगा। हर शब्द अपना एक स्थान लेके चलेगा, और यदि आपने स्थान बदल दिया उसका तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ। तो हर शब्द का अपना क्या होता है, एक नेचर। हर शब्द का अपना क्या होता है, एक फंक्शन। और हर शब्द की अपनी क्या होती है, एक पोजीशन होती है, ठीक बात है। अब शब्दों का नेचर, शब्दों का फंक्शन, और क्या समझना आपको, शब्दों की पोजीशन। तो इसके लिए क्या चाहिए भाई, शब्दों का आपको नेचर समझना है, शब्दों का आपको फंक्शन समझना है, क्या समझना है आपको, शब्दों की पोजीशन। तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले चाहिए आपको ग्रामर बुक। और वही तो समझाएगी कि शब्द किस तरह से काम में लेने हैं, किस शब्द का मीनिंग निकलेगा, शब्द को लगाना कहाँ है। तो क्या चाहिए सबसे पहले आपको, ग्रामर। नहीं बोल दो ना, कोई दिक्कत क्या है, क्या है। अब ये ग्रामर बोलते हैं, इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें लिखा मिलता है ये बार बार जगह जगह, ये कभी ग्रामो नहीं लिखा मिलता, क्या मिलता है। तो जो ग्रामर जो उच्चारण है उसका हिंदी वर्जन क्या कर दिया, और हम उसी हिंदी को कहाँ लेके चलते हैं, इंग्लिश में। और वहाँ क्या होती फिर, अरे दिक्कत हो जाती भाई साहब। और इसे ग्रामर बोल दिया तो हमारा तो सारा धुला धुला हिसाब किताब का बिगड़ जाएगा फिर सारा का सारा। तो क्या चाहिए सबसे पहले आपको, ग्रामर बुक चाहिए। डबल एम होता है कि सिंगल एम होता है, डबल एम कि सिंगल एम, देख लो आप, पक्का ना, कोई दिक्कत थोड़ी। कहता ये तो इतना कॉन्फिडेंट है, मतलब लॉक कर दिया जाए इसे, सही है ना स्पेलिंग, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, ग्रामर बुक चाहिए। और ग्रामर बुक यदि आपके समझ में आ जाती तो वेल एंड गुड, मतलब इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती। और ये तो पक्का है कि बुक कभी टीचर नहीं बन सकती, तो आपको पढ़ाने वाला तो
चाहिए। भाई अपने आप समझ में आ गई तो इससे बढ़िया बात है, आपको ट्यूशन सुनने की आपको जरूरत नहीं है। और समझ में नहीं आई है तो फिर कौन चाहिए? टीचर, ट्यूटर के मेंटर या गाइड? इन सब के मतलब एक ही है। कौन गाइड चाहिए या मेंटर चाहिए या ट्यूटर चाहिए या टीचर चाहिए? दो शब्दों को एक बार निकाल दो, मेंटर और गाइड को तो आप साइड में कर लो। बच्चे अपने पास दो शब्द कौन से? टीचर और क्या हुआ? ट्यूटर। टीचर नहीं और मेंटर नहीं, क्या हुआ? टीचर और क्या हुआ? मेंटर। कौन चाहिए फिर आपको? अरे सॉरी, ट्यूटर या टीचर कौन चाहिए? मेंटर को एक बार निकाल दीजिए। टीचर जी। अच्छा टीचर चाहिए, ट्यूटर नहीं। अच्छा टीचर से तो आपने बहुत पढ़ ली अब तक। टीचर ने क्या किया? आपका सिलेबस पूरा करा दिया, आपके समझ में आया नहीं आया वो गुरुजी की टेंशन नहीं है, पढ़ा दिया, खत्म हो गया हिसाब किताब। और जो ट्यूशन देने वाला ट्यूटर होता है कि नहीं, वो आपकी सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाता है। आपको कब कौन सा दर्द उठेगा, कब कौन सा शुल उठेगा, उस सब के दर्द की दवा उसके पास पहले से होती है। तो ट्यूटर का मीनिंग क्या होता है? निजी अध्यापक, जो आपकी सारी समस्या पहले से जानता है। आपको सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब सवाल दिमाग में आएगा तो अगले स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा उसका। और वो होते हैं हम लोग जो यहाँ खड़े होते हैं। तो वी आर नॉट टीचर्स, वी आर ट्यूटर्स। वी आर नॉट सैलरीड मैन, वी आर बिजनेस मैन है। लेकिन साथ साथ में बहुत कुछ दे जाते हैं यहाँ पे, ठीक बात है। अच्छा तो देखिए, अब बुक बढ़िया मिल गई तो बढ़िया बात है। अब कौन सी ग्रामर की बुक अच्छी और कौन सी खराब बता सकते हैं आप? तो कोई भी बुक खराब होती ही नहीं है। अब वो आपके समझ में आ रही कि नहीं आ रही, उसके अनुसार आप क्या करते हैं? उसको अच्छा और बुरा डिसाइड करते हैं। कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। नाउन तो नाउन ही रहेगा भाई साहब। मैं लिखूँ चाहे कोई और लिखेगा, रैंडम मार्टिन आ जाएंगे दोबारा जिंदा होंगे तब भी वही रहेगा हिसाब किताब, कभी नहीं चेंज होगा। इसका मतलब लिखने का थोड़ा सा तरीका और समझाने का तरीका जो होता है, वहीं से बुक अच्छी बनती है और बुरी बनती है। बाकी किताब कोई गलत बुरी होती ही नहीं, सारी बढ़िया होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता है। कई बार बोलते हैं ना ये किताब अच्छी है, अरे एक ही किताब अच्छी थी फिर अलग अलग किताबें क्यों है सबके पास? अच्छा कई बार बोलते हैं हिस्ट्री किताब कौन सी अच्छी, अरे भाई साहब सैकड़ों राइटर हिस्ट्री लिखने वाले है कि नहीं, और हर किताब बिकती है। इसका सबसे अच्छी कौन सी? फिर सारी की अच्छी है, सबसे अच्छी का तो हिसाब किताब बनता है नहीं। तो वो भी बात यहाँ पर भी लागू होती है आपकी, ठीक बात है। तो कौन चाहिए भी आपको यहाँ पे? ट्यूटर। और दोनों सही मिल गए तो वैसे बहुत लंबी दूरी तय करेंगे। भाई किताब आपको बढ़िया मिल गई और ट्यूटर आपको बढ़िया मिल गया तो पक्का आपका भाग्य खुलने वाला है बहुत जल्दी, साल भर के अंदर अंदर, मतलब जितना जल्दी आपका एग्जाम हो जाए, ठीक बात है। ग्रामर की स्पेलिंग सही है ना? डबल एम पक्का? कहाँ सीखे आपने ये? कहते देखो सर इतना भी मत करो आप, ऐसा नहीं सिर्फ आपको अंग्रेजी आती है, हमको भी आती है। हाँ भाई क्या? अच्छा स्कूल में टीचर का नाम है जिसे सिखाई थी? हो तो उसकी जान लेना, आज गोली मार देना उसको। स्पेलिंग सही है भाई? पक्का ना? नहीं मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ भाई ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है? सही है ना? ये लग रही आभासी है। हाँ मैंने ये तो मेरी खोटी किताब लिखी गलत है। बेटा बुक निकाल के देख रहा है अंदर से, ये तो गलत लिखी, सारी बुक गलत है ये तो। ये भाई साहब कभी ई था ही नहीं। हाँ कभी ई था ही नहीं, ये कहाँ से आया? ऊपर वाला जाने क्यों आया पता है। जैसे बोलते हैं टीचर ईयर, वैसी ग्रामर ईयर, ये हमारे द्वारा बनाई गई स्पेलिंग है, और जो हम स्पेलिंग बनाते हैं वो नॉर्मली सही नहीं होती। तो दिस इज नॉट ग्रामर, क्या होता है? इट्स ग्रामर। ए आर होता है ना कि। और आ चुका है प्रश्न, कौन सी स्पेलिंग सही है? जानते क्या होगा? कहते इतना हल्का सवाल नहीं पूछना चाहिए था इनको, वैसे मेरिट बहुत हाई जाएगी और ये ले डूबेगी। तो आपने देखा होगा रेट में भी जितने सवाल इजी थे ना, उतने आंसर लोगों क्या हुए? गलत हुए। उन्होंने डुबाया उनको। इसका मतलब जो पढ़ने वाले थे ना बेचारे, उनकी लुटिया तो क्या हो गई? डूब गई। और रटने वाले थे ना, वो तर गई उनकी सबकी हिसाब किताब। इसका मतलब आप किसी चीज़ को हल्का और मुश्किल नहीं माने, सिलेबस में है तो आप उसे नज़रअंदाज
नहीं कर सकते, उसे आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब दोनों बढ़िया मिले तो क्या करेंगे, अरे काम हो गया ना। अच्छा ट्यूटर क्या करेगा आपको, तो ट्यूशन पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा है या पढ़ा, पढ़ाया भी है, पढ़ाया भी अच्छा दोनों काम की, पक्का ना, है। हाँ जी। पक्का ना, ओके। स्पेलिंग सही कौन सी है, ऊपर वाली, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे। ऊपर वाली। ऊपर वाला तो देखो हमेशा सही है हाँ भाई, है ना, ऊपर वाले की इशारा कर रही है, ठीक है। हाँ भाई, ऊपर वाली ना, नो आइडिया। हाँ विनय, अच्छा ऐसा नहीं कि उससे ये बनाए, हाँ सर, ऐसे भी तो आइडिया लगता है। भाई भाई ट्यूटर से ट्यूशन बनाए कि ट्यूशन से ट्यूटर बनाए, मतलब ये विचार का विषय हो गया फिर तो, कि कौन सा वर्ड जनक है ट्यूशन से ट्यूटर बनाओगे सर। अच्छा तो फिर, सर आगे का पोर्शन तो सेम है ना। अच्छा आगे का पोर्शन सेम है, तो देखो भाई साहब अंग्रेजी में संधि समास नहीं हुआ करते, ठीक है ना। अब भले आपका दिमाग इसे स्वीकार करे या ना करे, आंख बंद कर करके सोचोगे आप, कहता नहीं यही है, कौन सी, लेकिन है नहीं, कौन सी है। नीचे वाला। और जानते हैं स्पेलिंग कहाँ सीखी आपने, ये स्पेलिंग सीखी आपने लोगों घर के दरवाजे के बाहर, ट्यूशन अवेलेबल, जगह जगह लिखा होता है ट्यूशन अवेलेबल, और स्पेलिंग कौन सी होती है, ऊपर वाली, ये आ गई, ठीक बात है। अब वायदा खुदा ना खास्ता एग्जाम आ गए, कौन सी स्पेलिंग सही था, आप कौन सही करेंगे, ऊपर वाली। जानते क्यों, क्योंकि जब आंसर देते हैं ना आप किसी क्वेश्चन का, उस समय आपका दिमाग कहीं ना कहीं, या तो आपके नोट्स में होता है, या बुक में होता है, या के आसपास में आपने उसको कहीं ऑब्जर्व किया तो वहां पे आपका दिमाग होता है, और आपने ऑब्जर्व किसको किया था, इस वर्ड को, ठीक बात है। कहता यार इतने हल्के हल्के प्रश्न पूछते हैं, बता यार, अब बताओ ट्यूशन की स्पेलिंग उठा के पूछ ली, बताओ एक स्टैंडर्ड है क्या, बात करने का तरीका बदल जाएगा उस भाई भाई, ठीक है ना। और जब की बन के आई तो भाई साहब रह गए, किसकी वजह से, ट्यूशन की वजह से। वो जानते कहाँ जाएगा, वो लठ लेके, जब बोर्ड लगा हुआ था ना कहते बाहर निकल, बाहर निकल, क्योंकि तेरी वजह से गलती हुई मेरी क्योंकि तेरे इस इमेज को मैंने देखकर सही किया था, क्वेश्चन कौन सा वाला, ये वाला, तो भाई साहब स्पेलिंग सही कौन सी है, दिस इज नॉट ट्यूशन, इट्स ट्यूशन। जब हमारा उच्चारण ही गलत है तो भाई स्पेलिंग गलत बनना बनता है, ठीक बात है। अब दिक्कत ट्यूटर में है फिर भाई साहब, अब बता दो, नहीं बताओ किससे बनी, अब पिछवाड़ा तो सेम है ना नीचे वाली होनी चाहिए इसके साथ। अब पहले उसके हिसाब से लगा था, अब इसके हिसाब से, मैंने कहा ना संधि समास नहीं हुआ करता इंग्लिश में, ठीक है। इसमें रूट नहीं है ना, बेसिकली इसमें रूट है ही नहीं है, तो बस यहीं से दिक्कत होती है हमारी। तो इंग्लिश में रूट वर्ड होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, इसमें रूट है ही नहीं अपने पास कोई भी, ये स्वतंत्र शब्द हैं आपके, और जो जैसा शब्द है वो वैसे आपको उसे याद करना पड़ेगा, ठीक बात है। तो इस वर्ब को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे आप, प्रेडिकेट नहीं, क्या बोल सकते हैं आप इसे, प्रेडिकेटर। अभी से ध्यान रखना, प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। अब ट्यूटर क्या करेगा आपको, अरे पढ़ाएगा ना, क्या वो पढ़ाएगा, शब्दों का नेचर क्या है, शब्दों का फंक्शन, और शब्दों क्या समझाएगा आपको, पोजीशन। तो शब्दों का नेचर, फंक्शन, पोजीशन समझने क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, तो क्या करेगा ये पार्ट ऑफ स्पीच, ये आपको समझाएगा शब्दों का नेचर, क्या समझाएगा, शब्दों का फंक्शन क्या समझाएगा आपको, ये शब्दों की पोजीशन। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अंग्रेजी वेल बिगन इज हाफ डन, इसको समझ लिया तो झिंगा लाला, हाँ किसको, और इसी को हम समझते ही नहीं है, दिक्कत रहती है थोड़ी सी, ठीक बात है। अच्छा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अलग अलग ढंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कल तो इसकी बात करेंगे, लेकिन एक वर्ड देता हूँ वो है क्या असल में आपका, एक वर्ड है आपके पास वाटर, ये वाटर नहीं है,
ऐसे नहीं वाटर, नहीं इट्स वाटर। क्या है? वाटर। और हम क्या बोलते हैं? वाटर। मर गए वैसे बिना पिए ही, ठीक है ना। ये क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। क्या है ये? नाउन। कैसे पता? सर 5 टाइप्स में से एक टाइप्स होता है ना। होता तो है, नाउन है नहीं है? लिख लेता हूँ मैं, क्या है? नाउन है। और नाउन के रूप में इसका मतलब क्या हुआ? लिक्विड फॉर्म में है। अरे पानी हो गया ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक बात है, नाउन हो गया। और नाउन में क्या होता है? सॉलिड होता है, कभी लिक्विड होता है, कभी गैस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक बात है। अच्छा ये क्या है? और क्या है? वर्ब है कि नहीं है? अच्छा सुनिए, कभी कभी कहाँ पे रेडियो पे अनाउंसमेंट सुनी थी मुझे याद नहीं, ये तो दिक्कत है। बिल्कुल, हाँ, इसका मतलब पानी देना, वर्ब। इसका आई एम वाटरिंग द प्लांट्स का मतलब क्या हुआ? पौधों में पानी। मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ, ठीक बात है। इसका मतलब किसी भी शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच तब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आप उसको यूज नहीं करते हैं। नॉर्मली क्या है ये? नाउन है। क्या बन जाती है? वर्ब। क्या बन जाता है ये? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कब बनेगा? जब किसी नाउन का हिस्सा बनेगा ये। क्या लिखा है? वाटर प्लांट्स। अब बताओ वाटर क्या है? अरे एडजेक्टिव है। किसकी बात कर रहे हैं आप? प्लांट। अरे वो प्लांट्स कौन से वाले? जो पानी में पनपते हैं वो वाले। तो क्या बनाइए? वाटर प्लांट। नाउन है। वो जो एडजेक्टिव बनाओ क्या हुआ? अरे मॉडिफायर हो गया ना, क्या दिक्कत है? ये जो प्लांट है ये क्या है? नाउन है। नाउन के पहले आने से क्या हुआ? एडजेक्टिव। प्लांट कौन से वाले हैं ये? जो पानी में पनपते हैं वो वाले प्लांट्स। इसका समथिंग एक्स्ट्रा किसके बारे में? नाउन के बारे में। और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा हुआ तो क्या हुआ? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव होते क्या है? अरे बाबा मॉडिफायर होते हैं, कभी पहले आता है कभी बाद में। पहले आ गया तो प्री मॉडिफाइड। बाद में आया तो दिक्कत कहाँ? इसका मतलब वाटर वर्ड है वो दोनों तीनों तरह से काम कर सकता है। एज ए नाउन, एज ए वर्ब एंड एज एन क्या? एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। ये जो लिखते हैं ना, ये ड जो नहीं है, इट सिंपली क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी नहीं क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक बात है। तो ये क्या बना? ये तो आपके इसी तरह से प्रश्न बनेंगे। 2 प्रश्न बना दिए कि दोनों में आपका नाउन क्या है और यहाँ वाटर वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है? वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में, यहाँ कैसे है? एडजेक्टिव के रूप में। वो आपको वहाँ यूज देखकर पता करना पड़ेगा कि वर्ड किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। तो ये जान लिया तो सारा काम ठीक से हो जाएगा। तो कल किसको आगे बढ़ाते हैं? तो देखिए गुरुजी क्या करेंगे आपको, शब्दों का नेचर, शब्दों का फंक्शन क्या समझेंगे आपको, शब्दों की पोजीशन। और ये प्रॉपरली समझ लिया तो कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक बात है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे कल अपन? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आज जो कुछ भी आपने लिखा है, जॉट डाउन किया है, राइट डाउन किया है, उसको पूरा क्या करेंगे आप? आत्मसात, मतलब हाँ एसेमिलेशन करना आपको, उसे पूरी तरह से क्या करना है? इसको समझ लेना है, ठीक बात है। और जब आगे बढ़ेंगे तो एक एक शब्द खुल के आएगा आपके सामने। और जब शब्द खुल गए तो हमारे दिमाग के सारे तार भी क्या होंगे भाई? खुल जाएंगे। तो इंग्लिश पढ़ने क्या लगेगा? अरे बाबा आसान और अच्छा लगने लग जाएगा। और लेसन पढ़ने के बाद यदि गुदगुदी होती है आपके मन में, अंदर कुछ होता है, तब तो पढ़ना क्या है? सार्थक है। और पढ़ने के बाद ये लगता है कि यार कहाँ फंस गए, तो वहाँ पे आपको क्लास कभी लेनी ही नहीं चाहिए। होता है, क्योंकि जब तक आपका दिमाग और दिल साथ नहीं देगा ना पढ़ाई के साथ, तब तक ये कभी भी आत्मसात नहीं हो सकती। तो जहाँ खुशी मिलती है ना, वही मजा आएगा आपको, ठीक बात है। तो कल इसी बात को आगे बढ़ाते हैं।